अस्सलाम वालेकुम सीरिया10 में खुशामदीद। मैं हूं फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और ऑफकोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। हर किसी की अपनी तरह की स्ट्रगल्स होती है, ना तो किसी और की स्ट्रगल को अपनी स्ट्रगल से कंपेयर करना चाहिए, ना ही वाइस वर्सा। कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई बात बुरी भी लग जाए, किसी की कोई बात, कोई हरकत अच्छी ना लगे, थोड़ी देर के लिए सिचुएशन से दूर हो जाए, अपने आप को काम डाउन करें, फिर जाके सिचुएशन से डील करें। हर दिन का आगाज एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव ख्याल के साथ करते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद है, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है, जो हजरात डेंगू की वजह से या कोरोना की वजह से इस दुनिया फ़ानी से चले गए, और उनके लिए आपको खुशखबरी सुनाता हूँ, अपनी ज़बानी नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़बान अथर से क्या इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, जो शख्स पेट की बीमारी में मर गया, इसमें गुर्दों का फेल हो जाना, हार्ट अटैक है, इसी तरह कोरोना है, इसी तरह डेंगू है, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह उससे अज़ाब क़ब्र को ख़त्म फरमा देंगे। और जिससे अज़ाब क़ब्र ख़त्म हो गया, मेरे भाइयों, हुज़ूर ने फरमाया क़ब्र आखिरत की मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल है। जो इसमें कामयाब हो गया, बाकी तमाम मनाजिल में कामयाब हो जाएगा। जो खुदा न खास्ता इसमें नाकाम हो गया, तो बाकी मनाजिल के अंदर भी नाकामी का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह हम सब का खातिमा ईमान पे नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तो जी, इस खूबसूरत पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। और हमेशा कोशिश करें कि जब भी कोई अच्छी बात सुनते हैं, कोई अच्छी चीज़ देखते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में, अपनी डेली रूटीन के अंदर, अपनी हैबिट्स के अंदर इसको ऐड करने की कोशिश करें। कभी ये मत सोचें कि भाई चेंज अच्छा नहीं होता, चेंज ज़रूरी नहीं होता। एक्चुअली ज़िंदगी में अगर एक चीज़ कांस्टेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ चेंज है। आगे बढ़ते आपको हमेशा अपडेटेड रखना हमारा काम है। हम लोग अपना फ़र्ज समझते हैं कि आप लोगों को अपडेटेड रखें। तो जी, वकास हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं कि मोटरवे की आज क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वकास, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक, आपकी दुआ से। तो जी वकास, बताइएगा क्या सूरत हाल है मोटरवे की, और क्या लोगों के लिए ट्रैवल करना सेफ है मोटरवे पर? फातिमा, आज के दिन के हवाले से मोटरवे की अगर बात की जाए, मुकम्मल तौर पे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मोटरवे जो है वो धुंध के बायस खुल दी गई है। इसमें अगर मोटरवे M4 की बात की जाए तो ये कोट अब्दुल हकीम से लेकर पिंडी भटिया तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि M3 जो है वो दरखाना से लाहौर तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है बंद रखी गई है। धुंध काफी शदीद होने के बाद हद निगाह जो है वो मोटरवे पे 100 मीटर से भी कम है, जिसके बायस तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि मोटरवे तब तक के लिए बंद कर दी गई है जब तक मौसम जो है वो बेहतर नहीं हो जाता। ठीक वकास, और बीच के हवाले से भी आपको पता है, आपने पिछली दफा भी हमें आगाह किया था। थोड़ा सा बताइएगा कि कौन सी बीच ऐसी हैं जो कि मोटरवे की खुली हैं और कौन सी बंद हैं, ताकि लोगों के लिए अगर वो ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो वो आसान हो सके। अरे फातिमा, बिल्कुल बीट्स के हवाले से अगर जिक्र किया जाए, मतलब 4 बीट्स जो है वो आ जाती हैं मोटरवे M4 पे और 4 बीट ही M3 पर है। तमाम बीट्स जो है बंद है। अगर मोटरवे M4 की बीट्स की बात की जाए तो बीट नंबर 17, 18, 19 और 20 है, जो कि हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। यानी अगर आप कमालपुर इंटरचेंज से समुद्री की तरफ जाना चाह रहे हैं तो भी आप सफर नहीं कर सकते धुंध के बायस, और यही अगर आप कमालपुर से जो है वो पिंडी भटिया की तरफ जाना चाह रहे हैं तो भी सफर जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि धुंध के बायस मोटरवे मुकम्मल बंद की गई है। ठीक हो गया वकास। और अगर फैसलाबाद शहर के अंदरून की बात करें तो सरगोदा रोड, सिविल लाइंस और कैनाल रोड की क्या सूरत हाल है? आज तो इसकी भी अगर मतलब बात की जाए, खासकर फैसलाबाद के अंदरून में एक्सप्रेस वे की, जिसे हम कैनाल रोड के साथ लिंक भी करते हैं, ये भी धुंध के बायस जो है वो खासा मुश्किल है। शहरियों को इंतहाई एहतियात की जरूरत है कि यहाँ से गुजरते हुए एहतियात करें। जबकि इसके साथ ही साथ जिस तरह आपने सिविल लाइंस की बात की, तो धुंध का राज, हल्की धुंध का राज जो है वो शहर के अंदरून में भी मौजूद है, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि आज मौसम इंतहाई ठंडा है और शहरियों से
ट्रैफिक हुकाम की जानिब से भी दरखास्त की जा रही है कि गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वकास इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मोटरवे M3 और M4 ऑलमोस्ट बंद हैं और ट्रैवल बहुत मुश्किल होगा। ऑनलाइन चेक कर ही आप लोग अपने ट्रैवल प्लान्स को कंटिन्यू रखें, वेट कीजिए जब तक मोटरवे खुल नहीं जाती। अजीब रास्तों से और दूसरे रास्तों से अनलेस इट्स एन इमरजेंसी कोशिश करें ना ट्रैवल करें, बिकॉज एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा फॉग है। आज सुबह इवन फैसलाबाद शहर के अंदर से आते हुए बहुत मुश्किल हो रहा था यहाँ तक पहुँचना। अगर मौसम की सूरत हाल की भी बात करें आज के दिन में तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 18 डिग्रीज रहेगा, इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर 4 डिग्रीज रहेगा। अगर मैं बात करूँ विजिबिलिटी की, जैसे कि वकास ने भी आपको मेंशन किया कि 193 मीटर्स यानी कि बहुत कम, बहुत लिमिटेड विजिबिलिटी है। रास्ते में सिर्फ यहाँ तक पहुँचते, ऑफिस तक पहुँचते बहुत मुश्किल हो रही थी और रास्ते में कुछ नजर नहीं आ रहा। तो वैसे ही शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, चाहे कोई भी रास्ते हों। इवन यूजुअली क्राउडेड प्लेसेस पे या बहुत सारी जहाँ पे बिल्डिंग्स होती हैं, फॉग कब आपको नजर आती है, लेकिन आज कुछ ऐसा दिन है कि फॉग काफी ज्यादा आपको नजर आ रही है। इवन तो स्मोग नहीं है, फॉग है, लेकिन एट द सेम टाइम फिर भी खतरनाक हो सकती है। ट्रैवल करते हुए ओवर स्पीड मत करें, कहीं जा रहे हैं आहिस्ता ट्रैवल करें, जरा एक्स्ट्रा टाइम रखें अपने ट्रैवल के लिए, बट स्पीड मत करें, ना तो अपनी जान को ना किसी और की जान को खतरे में डालें। साथ ही साथ अगर हवा की बात करें, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। यूवी इंडेक्स भी 0 है अभी, लेकिन दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान यूवी इंडेक्स जो है वो बढ़ेगा, जिसका मतलब है कि सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें और साथ ही साथ कोशिश करें कि अपने आप को कवर रखें। बहुत अचानक से हवा लग जाती है जब हम हीटर वाले कमरों से या गाड़ी से फौरन बाहर उतरते हैं, तो हमेशा जब भी आप हीटर वाले कमरों से निकल रहे हैं तो जैकेट का इस्तेमाल करें, अपने सर को ढांप कर बाहर निकलें और स्पेशली हाथों को भी अपने कवर कर लें और कोशिश करें कि अपने आप को ठंड से बचा के रखें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप लोग बीमार हो जाएं। हर किसी को सेफ रहने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी फैमिली को भी सेफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे मौसम जैसे जैसे सर्द होता हुआ नजर आ रहा है इस महीने में, स्पेशली हम देखेंगे कि मौसम और सर्द होगा। पिछले हफ्ते बारिशें भी हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन का एक बहुत अहम इशू खड़ा हो रहा था वो हमें खत्म होता हुआ नजर आया। हो सकता है आने वाले वक्त में अगर फिर से बारिशें ना हो तो ये इशू दोबारा से आ जाए, लेकिन फॉर नाउ डेफिनेटली फैसलाबाद की जो हवा है उसमें आप ताजगी महसूस कर सकते हैं। आपको बहुत अरसे के बाद ताज़ा हवा में सांस लेने का मौका मिल रहा है और ऐसी हवा जिसमें पोल्यूशन नहीं है या स्मोक नहीं ऑलरेडी आपको महसूस हो रहा, तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशगवार बात है। आई थिंक मूड वैसे ही आपका अच्छा हो जाता है, स्पेशली जब आप बाहर निकल कर बैठ सकते हैं और बगैर आपको चोकिंग महसूस नहीं हो रही होती, जो कि यूजुअली स्पेशली जो स्मोक का इतना इशू हुआ होता है तो चोकिंग एक महसूस हो रही होती थी आपको कॉन्टिन्यूसली अगर आप बाहर निकल भी जाते थे कहीं। और स्मोक की वजह से बहुत सारे शहरियों को मास्क पहन के बाहर निकलना पड़ा था स्पेशली, और इवन कोरोना की सूरत हाल अब कुछ इस तरह के हो गए हैं विद ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कंफर्म्ड केसेस अब आना शुरू हो गए। तो कोशिश करें कि अगर आप बाहर जा भी रहे हैं एक तो पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करें थोड़ा सा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें 5वीं लहर एक्सपीरियंस करनी पड़े पाकिस्तान के अंदर। और कई दफा हमें खुद को तो सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन हम कैरियर जरूर बन जाते, जिसकी वजह से हम दूसरों की जान को खतरे में डाल देते, दूसरों की जान चली भी जाती है। हम बहुत सारे लोगों ने अपने प्यारों को खोया है इस सारे सूरत हाल में, अपने कोविड-19 के वक्त में। और जो लोग चले गए इस दुनिया से उनको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन मजीद कोशिश ये जरूर कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में हम कोशिश करें कि जहां पर अगर हमसे गलतियां हुई या हम लोगों ने कहीं पर कवर नहीं किया अपने आप को या मास्क हम लोग नहीं पहन के गए, सही तरह से सैनिटाइजेशन हमने नहीं की, तो वो बहुत जरूरी है कि उस चीज़ को कंटिन्यू रखा जाए। और चाहे रेस्टोरेंट्स हो वहां पर भी कोशिश करें, अगर आप खाना खा रहे हैं गाड़ी के अंदर बैठ के खा लें, जरूरी नहीं है कि बाहर बैठकर पब्लिक प्लेसेस में खाएं या ओपन एयर के अंदर खा लें। मौसम वैसे ही अच्छा है तो इसमें बाहर बैठकर खाने का और भी मजा आता है और एट द सेम टाइम आप अपने आप को सेफ भी रख सकेंगे, दूसरों को भी बचाए रख सकेंगे। तो प्लीज 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 सैनिटाइजेशन और मास्क का लाजमी तौर पे ख्याल करें। आगे बढ़ते आपको पता है हमेशा हमारी कोशिश होती है कि डिफरेंट इश्यूज के बारे में जरूर बात करें, आप लोगों को अपडेटेड रखें डिफरेंट इश्यूज के साथ, स्पेशली फैसलाबाद शहर के मतलब जो होते हैं। आज भी हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है जो कि बहुत सारी फॉग से लड़कर यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि आप लोगों को आगाह कर सके फैसलाबाद की सूरत हाल के हवाले से। पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, पॉलिटिक्स से बात शुरू करेंगे और उसके बाद डिफरेंट इश्यूज के बारे में, लोकल पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करेंगे, लेकिन अपने फोकस को फैसलाबाद शहर पर रखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर फर्टिलाइजर्स की बात करें, आपको पता है कि फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज भी एग्जिस्ट करती है इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर और साथ ही साथ प्राइसेस भी बहुत बढ़ गई हैं, यहाँ तक कि 100% प्लस प्राइसेस में इंक्रीज देखा गया है, जिसकी वजह से एक आम किसान
के लिए बहुत मुश्किल हो गया इन फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करना या खरीदना। जब उनकी फसल सफ़र कर रही है, एट द एंड ऑफ द डे फैमिली सफ़र कर रही है। और बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन प्लान लेकर चला जाया करे। हमेशा आखिरी मिनट पे जब कोई ना कोई मसला हो जाता है तब ही क्यों कुछ किया जाता है, उससे पहले क्यों चीज़ें सोची नहीं जाती, क्यों लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ हम नहीं आ रहे हैं। तो खैर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं जल्दी से इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर है। अब्दुल रहमान, थैंक यू सो मच, आपने आज हमें शो में ज्वाइन किया और इतनी ठंड में आकर ऑफकोर्स आप हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पे हमारे डिस्कशन होगा। स्पेशली अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स के हवाले से, उसकी तरफ भी आएंगे, लेकिन उससे पहले लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से बात करते थे। आपको पता है बल्दियात की सूरत हाल बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे हैं पिछले कुछ वक्त पे। करंटली क्या सूरत हाल है? थैंक यू फातिमा। देखिए, अभी जो बल्दियात के हवाले से इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की जानिब से हल्का बंदियों पर काम बाकायदा शुरू हो चुका है। लोकल गवर्नमेंट की जानिब से डिमार्केशन की तमाम तर तफसीलात, नक्शे मुहैया कर दिए गए हैं। फैसलाबाद शहर की अगर हम बात करें, तहसील सिटी फैसलाबाद सिटी की, तो यहाँ पर 176 नेबरहुड कौंसल्स बनाई जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्ट्रिक्ट कौंसल के हदूद में जो शहरी इलाके हैं, जो म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, जैसे म्यूनसिपल कमेटी समुंदरी है या जो टाउन कमेटीज़ बनाई गई हैं, वहाँ पर जो शहरी आबादी है वहाँ पर 15,000 फी का आबादी के हिसाब से नेबरहुड कौंसल्स और वो 66 बनाई जाएंगी। जो शहर की नेबरहुड कौंसल्स होगी उनकी आबादी 20,000 होगी और जो डिस्ट्रिक्ट कौंसल की नेबरहुड कौंसल्स होंगी वो 15,000 आबादी पर मुश्तमिल होंगी। अगर हम यहाँ पर बात करें डिस्ट्रिक्ट कौंसल के हवाले से, तो ये डिस्ट्रिक्ट कौंसल भी बड़ी मजबूत बनाई जा रही है और उसमें तकरीबन 170 के करीब विलेज कौंसल्स बनाई जा रही हैं, 20,000 आबादी पर मुश्तमिल होंगी। और इसके अलावा जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होगी और डिस्ट्रिक्ट कौंसल होगी ये अलहदा होगी। लेकिन अभी तक जो यहाँ पर आर्डीनेंस है वो असम्बली में पेश हुआ, फिर कमेटी में चला गया, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। उसका मार्च तक खैर टाइम अभी हुकूमत के पास काफ़ी पड़ा हुआ है, लेकिन अभी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी नहीं हो रही। 2013 का एक्ट अमलन चल रहा है कि जिसमें हमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी बहाल है, डिस्ट्रिक्ट कौंसल भी बहाल है और उसके अलावा म्यूनसिपल कमेटीज़ भी चल रही हैं। यानी कि अभी तक जो है सवाए बल्दियाती नुमाइंदगान को फारग करने के कोई बड़ी चेंज हमें देखने में नहीं मिल रही कि यहाँ पर मेयर्स को हटा दिया, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के चेयरमैन को हटा दिया, चेयरमैन यूसीज को हटा दिया, लेकिन उनकी जगह डिप्टी कमिश्नर को तैनात कर दिया गया। अब देखें कि यहाँ पर मेयर थे, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के चेयरमैन मेंबरान थे, वो तमाम की तमाम पावर अब डिप्टी कमिश्नर यूज़ कर रहे हैं, या डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की हो चाहे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की। पूरा फैसलाबाद जो डिप्टी कमिश्नर के जो है वो सुपुर्द कर दिया गया। इसी तरह से जो यूसीज हैं वो डीएलजीज को सौंप दी गई हैं, पूरी म्यूनसिपल कमेटीज़ की। तो ये बेसिकली हम देखते हैं कि एक तो बैड गवर्नेंस होती है, एक होती है फाइट ऑफ बैड गवर्नेंस। इंतहा कर दी है इन्होंने कि तमाम तर इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी की ज़ात को दिए जा रहे हैं। पहले ही ये बड़ी तनकीद होती है कि डीसीज के पास, एसीज के पास पहले से बड़ी पावर्स हैं, अब वो अवामी नुमाइंदगान के कोई भी काम नहीं करते और अब ऊपर से पूरी जो लोकल बॉडीज़ की पावर्स हैं वो भी डिप्टी कमिश्नर को सौंप दी गई हैं। अब जितनी भी डेवलपमेंट होगी, लोकल बॉडीज़ की मामूली से मामूली काम होगा वो भी डीसी की जो है वो रजामंदी से होगा। तो यकीनन ये एक बड़ा अलमिया है हुकूमत का कि बल्दियात जो है वो ग्रास रूट लेवल पर ताल्लुक़ रखते हैं, वो करवाने चाहिए। तकरीबन 3.5 साल हो गए अभी तक उन्होंने कोई भी सीरियस कदम नहीं उठाया और उसका नतीजा हमने देखा कि केबी में जब इंतखाबात करवाए तो पूरी तरह से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरे मरहले के इंतखाबात वो ताख़ीर का शिकार किए जा रहे हैं इसी वजह से कि शायद तब तक कोई ना कोई जो है वो अपनी सियासत लड़ा लें या जो असर और रसूख है वो इस्तेमाल कर लें। तो पंजाब में भी तकरीबन यही सूरत हाल बनी हुई है। फैसलाबाद में अगर लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात होते हैं तो यकीनन जो अवाम है वो अपनी भरपूर नफरत का इजहार करेंगे। जिस तरह से लावारस किया गया शहर को, जिस तरह से कोई भी बड़ा मेगा प्रोजेक्ट इस शहर को नहीं दिया गया, डेवलपमेंट की सूरत हाल देख लें, कोई भी जो गवर्नेंस की मामला देख लें, वो हमें नज़र आते हैं कि बिल्कुल ही है कैसे झटके अंदाज में शहर को चलाया जाता है। ना तो अद्वियात के हवाले से अगर कहें कि कोई भी परचेजिंग 2021 में सामने नहीं आई, बजट भी मंजूर हो गया था और अभी तक मामला डिले का शिकार हैं, जनवरी भी गुजरने को है। बाकी तमाम मंसूबे वो तमाम के तमाम हमें डिले का शिकार नज़र आते हैं। फंड्स जारी नहीं किए जाते डेवलपमेंट स्कीम्स के। अगर स्याना रोड बन रही है तो वो बड़े स्लो प्रोसेस के साथ बन रही है और शायद उसको भी टाइम लगा दें। अंडरपास को इन्होंने तो कोई 3 साल लगा दिए और अभी भी मुकम्मल तौर पर वो मंजूर नहीं हुआ। तो ये एक बड़े मामलात हैं कि यहाँ पर एक जानब दावा कर रहे होते हैं कि हमने FBR से रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा कर लिया, वो कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं। बिजली के ये बिल्स देख लें, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो है वो बिल से ज़्यादा रकम आवाम से बटोरी जा रही है।
और जो बिजली की सूरत हाल है कि वो सर्दियों में भी बंद हो जाती है, कभी कोई ट्रिपिंग हो गई, कभी ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, कभी कोई मसला पैदा हो गया। जो मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग के पैसे होते हैं वो इस पर नहीं लगाए जाते, उल्टा जो है वो आवाम को मज़ीद टैक्सेस की जो है भरमार कर दी जाती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें पूरी दुनिया में नीचे आ रही हैं और हमारे मज़ीद बढ़ाई जा रही हैं। तो ये किसी भी इशू पर बात कर लें, कोई भी मामला देख लें, कहीं पर जो हुकूमती रेट है वो बहाल होती नज़र नहीं आती, कहीं पर कोई ऐसा काम नज़र नहीं आता कि जिससे ये लगे कि ये बेहतर हो रहा है, और ऊपर से जो है वो काम ख़राब करने की मज़ीद कोशिश की जाती है इनकी जानिब से। अब्दुर्रहमान, आपने मेंशन किया अभी कि किस तरह से ऑफकोर्स फंड्स लगाए नहीं जा रहे फैसलाबाद शहर के अंदर, क्या इसके पीछे कोई खास वजह है कि इतने वक्त से फैसलाबाद शहर को नेग्लेक्ट किया जा रहा है? फातिमा, देखिए 2-3 वजूहत होती हैं कि मतलब एक तो जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि गवर्नेंस के मामला आता है, जो वज़ीर आला है वो डे टू डे मैटर तो चलाई जा रहे हैं, लेकिन वो कोई विजनरी मैन नहीं है, कोई बड़ा तजर्बाकार बंदा नहीं है, कोई बड़ी फैमिली, मतलब कोई भी उसमें काबिलियत नहीं है, उसको उठा के वज़ीर आला बना दिया गया जो पहली बार MPA बना, और अभी तक वो है जो लर्निंग प्रोसेस में। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ही ये फरमाते हैं कि वो सीख रहे हैं, 3.5 साल हो गए अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। इतना बड़ा सानिया जो मरी में हुआ है उसकी जिम्मेदारी भी उन पर ही बनती है। तो ये शायद इनको 10, 15, 20 साल चाहिए होंगे सीखने के लिए। जो बंदा इतनी उम्र में नहीं सीख सका वो आगे क्या सीखेगा? देखिए अंग्रेज लोग बुढ़ापे में तो ड्राइविंग नहीं सिखाते कि अब बाबा क्या सीखेगा, तो ये हमने उठा के वज़ीर आला बना दिया। प्राइम मिनिस्टर, उसका कोई तजर्बा नहीं है, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो ये देखिए फैसलाबाद के नेग्लेक्ट होने की कई वजूहत हैं। एक तो इस शहर को ओन नहीं किया जा रहा, इससे पहले इस शहर को ओन किया जाता था सनाउल्लाह खान की जानब से, अबद शेर अली की जानब से, तमाम लोगों की जानब से। अब इसे ओन नहीं किया जा रहा किसी की भी जानब से, अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज चमकाई जा रही हैं। हालांकि रिकॉर्ड मिनिस्ट्रीज यहाँ पर मौजूद हैं, फ़र्क हबीब को बना दिया गया, इसके अलावा ख्याल अहमद कासरो मिनिस्टर हैं, आफस मुमताज़ मिनिस्टर हैं, चौधरीयों को मिनिस्ट्री दी गई है। तो अब मतलब इसके बाद क्या किया जा सकता है कि अब अगर इनको भी सिर्फ अपने हलकों की परवाह है, अपने शहर की परवाह ना होने के बराबर है, तो फिर इसमें क्या किया जा सकता है? कोई भी ओहदा अगर खाली होता है तो वो डहाक पर चला दिया जाता है, नई सीटों पर तैनातियां नहीं की जाती, फंड्स नहीं जो है वो मुहैया किए जाते, उल्टा जो भी फंड्स बजट में रखे जाते हैं वो फिर वापस जो है वो कर लिए जाते हैं बचत के नाम पर। मुल्क चलाया जा सकता है, लेकिन जो बचत का इनका फार्मूला है उसकी वजह से भी मामलात ख़राब होते हैं कि जो महकमों पर या जो डेवलपमेंट पर या जो नॉन डेवलपमेंट पर फंड्स लगने होते हैं वो लाजमी होते हैं, वो रखे इसीलिए होते हैं कि वो जो है वो डे टू डे मैटर भी चलते रहें। कोई मामूली सड़क ख़राब हुई है उस पर पैच वर्क कर दिया जाए, ये वो चीज़ें होती हैं कि जो बड़ा काम होने से पहले ही कर ली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर पहले वेट किया जाता है कि जो मसला वो बढ़ जाए अच्छी तरह से, फिर उस पर वज़ीर आला नोटिस लें और फिर उसके बाद जो है वो मसला हल करें। अभी जो लोकल बॉडीज़ के कई अरब रुपए के जो फंड्स हैं वो बल्दियाती नुमाइंदगान अपने इजलास में मंजूर करके गए हैं, वो भी अभी तक उस पर टेंडरिंग नहीं हो सकी। तो ये मतलब देखें 1.5 अरब रुपया कोई कारपोरेशन का, कोई 1.5 अरब ज़िला कौंसल का, अगर 3 अरब शहर पे लगता है तो काफ़ी बेहतर सूरत हाल हो सकती है। लेकिन जो लोकल बॉडीज़ के पैसे हैं वो भी नहीं लगाए जा रहे। इससे पहले अगर लगाए हैं तो वो DCs कमिश्नर ने लगाए हैं। अभी भी ये कोशिश होगी कि लोकल बॉडीज़ के जो फंड्स हैं वो DCs के ज़रिए लगाए जाएं ताकि MP MNAs अपनी मर्जी से स्कीमें दे सकें। तो यहाँ पर ये एक बड़ा खुला तजाद है कि प्राइम मिनिस्टर जो दावा करते थे कि लोकल बॉडीज़ मजबूत होगी, इख्तियारात ग्रास रूट लेवल पर होंगे, तो वो इख्तियारात कहीं पर देने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ डिप्टी कमिश्नर की ज़ात तक रखे हुए हैं, या जो वज़ीर आला के पास चला जाता है वो अपनी कोई स्कीम लेकर आ जाता है, या प्राइम मिनिस्टर कभी विजिट कर लें। तो ये 3 लोगों के अलावा कोई फैसलाबाद को देखने वाला तो है नहीं। फैसलाबाद की हालत कैसे बदले? अब्दुर्रहमान, नेक्स्ट इलेक्शंस स्पेशली अगर हम बात करें बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से क्या सूरत हाल है? और अब ऑलरेडी कैंपेन्स स्टार्ट हो चुकी हैं, जो आप अगर देखें कई जगहों पे आपको बोर्ड्स नजर आएंगे लगे हुए, तो क्या सूरत हाल है इस हवाले से, कब तक हमें देखने को मिलेगा? देखिए जो अभी कहा गया है, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 120 दिनों में वो इंतखाबात करवाने के पाबंद है। जो इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक शराइत रखी गई हैं कि जो ही कोई भी असम्बली खत्म होगी तो वो 120 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। अब जो है वो 1 से असम्बली 31 दिसंबर से ख़त्म हो चुकी है। असूली तौर पर 30 अप्रैल तक इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में हुकूमत को बता भी दिया है कि वो तैयार है, अगर वो पंजाब पूरे में इकट्ठे करवाने हैं इसके लिए भी तैयार है, अगर मरहलावार करवाने हैं तो इसके लिए भी तैयार हैं, अगर जो है वो पहले नेबरहुड कौंसल्स के करवाने हैं, विलेज कौंसल्स के, और उसके बाद मेयर्स के होंगे तो वो उसके लिए भी तैयार है। तो उनकी तैयारी मुकम्मल है। अब ये हुकूमत पर डिपेंड करता है
कि वो कब जो है वो उन्हें इजाज़त देते हैं। कभी कोई बहाना लगा दिया जाता है, जैसे ये 3.5 साल में हुआ। अभी हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि शायद जो है वो रमज़ान आ जाए अप्रैल में और वो मई में कर ले, फिर वो कहेंगे मई में गर्मी आ गई, अगस्त में कर लें। मतलब जो टाइम है वो गुजारना चाहते हैं। इंतखाबात में एक चीज़ तो तय है कि इन्हें अपनी जो शिकस्त है वो नज़र आ रही है। इसी वजह से इतनी ताख़ीर का जो है वो निशाना बनाया कि 3.5 साल गुजारती है, और अभी भी अगर ये करवाते हैं तो काफ़ी बुरी सूरत हाल होगी। देखिए PTI के लिए सबसे बेहतर टाइम था कि वो पहले साल में ही बल्दियाती इंतखाबात करवाते, वो डिलीवर करते 3-4 साल में, और उसकी बेस पर ये आने वाले जनरल इंतखाबात में हिस्सा लेते। ये अब 3.5 साल हो गए हैं। अभी अगर ये करवाना शुरू कर देते हैं, 3 मरहलों में भी हुए, तो ये 2022 सारा का सारा उसमें गुजर जाएगा। और जब 2023 आएगा तो वैसे जो डेवलपमेंट के फंड्स हैं वो कुछ महीने पहले लगाने पर अदालत वैसी पाबंदी लगा देती है कि अब नए नुमाइंदगान जो भी करें इसकी बेस पर जो है वो इलेक्शन ना लड़ा जाए। तो ये सारे मसाइल इनके साथ होंगे। तो ये मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से बात कर रहे थे, कब होंगे और आखिर कब हमें एक्चुअली बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो फैसलाबाद शहर में नजर आएंगे, जो कि एक्चुअली में अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे और ग्रास रूट लेवल तक जाकर लोगों की बात सुनेंगे, लोगों के मसाइल, लोगों की प्रॉब्लम्स, लोग किन चीज़ों से गुजर रहे हैं और किन चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की तरफ से फौरी तौर पे इन मसाइल को हल करने की कोशिश की जाए और ना कि बात को लंबा खींचने की बस कोशिश की जाए कि जितना हो सके फैसलाबाद शहर को निगलेक्ट होने से कोई भी ना रोकना चाहे। एंड ऑफ कोर्स दैट्स अ ह्यूज इशू जो कि बहुत अरसे से चला आ रहा है। अगर उसके अलावा भी अब्दुर्रहमान बात करें, फैसलाबाद शहर में फंड्स बिल्कुल लगाए नहीं गए हैं। इलेक्शंस का तो पता नहीं कब होंगे, लेकिन उसके अलावा भी जिस तरह से आपने भी बात भी की कि सत्याना रोड के प्रोजेक्ट की भी सूरत हाल जो है वो नजर आ रहे हैं कि शायद होता हुआ नजर आए। और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हो सकते हैं? फातिमा देखिए, काम जंग रोड पर भी जारी है, लेकिन बड़ी सुस्त रवि से जारी है। इनका प्लान ये था कि तमाम जितनी भी रोड्स हैं मेन, इनकी रिहेबिलिटेशन की जाए, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग की जाए। तो उसके लिए पैसे भी रख दिए गए। 13 अरब रुपये बेसिकली वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मंजूरी दी गई थी। तो ये बात है 2018 की, 3 साल हो गए हैं। वो जब भी फैसलाबाद में आते हैं वो 13 अरब रुपए की गिनती शुरू कर देते हैं कि यहाँ पे लगेंगे। तो बहुत असुस्त रवि से लगाए जा रहे हैं। मामूली कामों के लिए इतना लंबा लटकाया जाता है। उसका नतीजा हमने ये देखा था कि पे जो सीवरेज के मसाइल है फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ये डे टू डे मैटर इनकी जानिब से कवर किए जाते हैं। अभी क्योंकि सर्दी आ गई, पानी की कंजम्पशन कम है, तो इस वजह से शायद लग रहा है कि वासा काम ठीक कर रहा है। अभी एक मामूली बारिश हुई थी और अभी तक पानी जो है वो सड़कों पे खड़ा है, हालांकि कोई तेज़ बारिश नहीं हुई। सर्दियों में काफ़ी महीनों बाद जाके बारिश हुई। तो ये तो सूरत हाल बनी हुई है। बारिश होती है तो वासा के जितने भी फीडर ट्रिप कर जाते हैं, बिजली का मसला हो जाता है। तो ये बेसिकली जो महकमों पर पहले M&R के पैसे हैं वो लगने की ज़रूरत है। जो महकमों के डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट फंड्स हैं उनके अजरा करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि माजी की प्रैक्टिस भी है, ये काम होता रहा है, कोई नए सिरे से नहीं होगा। फिर जो ट्रैफिक सिग्नल्स आधे से ज़्यादा फैसलाबाद के ख़राब हैं, उनको चलाने की ज़रूरत है, नए लगाने। फिर जो पैच वर्क मामूली काम होने वाला है, सड़कों की टूट फूट होने वाली है, वो कवर करनी। आपने अक्सर देखा होगा मैन होल्स के ढक्कन्स है वो उठा लिए जाते हैं, फिर वो कई कई दिन तक नहीं लगते। या तो लोग प्राइवेट पैसे जमा करके लगाते हैं, या फिर जो कोई इनकी जानिब से कोई ढूंढा जाता है कि कोई आ जाए डोनर और वो लगा दे। महकमों के पास ये सूरत हाल बनी हुई है। अपना बजट चलाने के लिए तनख्वाहों के पैसे नहीं है। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो कि सफाई का काम करती है, उनके मुलाजमीन को 2-2, 3-3 माह के लिए तनख्वाहें नहीं दी जाती। उनके पास गाड़ियों की कमी है। तो कोई भी ऐसा महकमा नहीं है जिनके पास गाड़ियाँ पूरी हों, मशीनरी पूरी हो, जिनके पास जो अमला पूरा हो। और ऊपर से जो उनके ऊपर ऐसे ऐसे जो है वो ऑफिशियल या MD लगाए हुए होते हैं कि वो बंदा सोचता है कि ये किन को बैठा दिया इधर, जो ना काम करते हैं ना कोई आगे जो है वो बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाते हैं, जिसकी वजह से भी जो मसाइल है वो बढ़ते चले जाते हैं। देखें, राइट मैन फॉर राइट जॉब जो है वो बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी ऐसे बंदे ना लगाए जाएं जो नाअहल हों। अगर नाअहल हों तो वो हटा दिए जाएं। लेकिन यहाँ पर कई
ऐसे तबादले होते हैं कि जो गैर ज़रूरी तौर पर कर दिए जाते हैं और कई ज़रूरी है वो बर वक्त नहीं किए जाते। तो ये हमें वजूहत नज़र आती हैं कि जिनकी वजह से आवाम जो है वो इज़हार इत्मीनान नहीं करती, आवाम की जानिब से शिकायत होती हैं कि कीमतें जो है वो कंट्रोल पर नहीं है। जो भी आटे की देख लें, चीनी की देख लें, ये तमाम की तमाम कीमतें पड़ी होती हैं, सब्जियों की, फलों की, दालों की, ये इतनी ज़्यादा है कि आवाम की पहुंच से दूर होना शुरू हो गई। अगर हम क्योंकि ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स में हमेशा से हमने देखा है, एटलीस्ट पिछले कुछ डेकेड्स के अंदर तो हमें सूरत हाल बहुत ही ख़राब नज़र आए हैं। ना तो हम लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी में कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही थी, इवन दो दावे किए जाते हैं कि चीज़ें बहुत बेहतर थी, लेकिन क्या एक्चुअल में चीज़ें इस गवर्नमेंट से पहले बेहतर थी? फातिमा, जब 2000 अगर हम ये सामने की बातें हैं, मुशर्रफ दौर या इसके अलावा पीपल्स पार्टी या नून लीग का या भी दौर आया जो चौथा दौर इस सदी में, तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो यकीनन हमें लगता है कि वो फलां दौर शायद उससे कुछ बेहतर था, कुछ बेहतर था, कुछ बेहतर था। मतलब मुशर्रफ दौर में काफ़ी जो है वो एम्प्लॉयमेंट हुई, एक्सपोर्ट्स काफ़ी जो है वो बढ़ी हमारी, इसके अलावा डेवलपमेंट पे बड़ा काम हुआ, लोकल बॉडीज़ बड़ी मजबूत थी। फिर वकला तहरीक आई जिसकी वजह से मुतासर हुआ, इलेक्शन हार गया, पीपल्स पार्टी आ गई। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हमें बिजली के मसाइल का सामना रहा, जिसकी वजह से जो उनकी हुकूमत है वो काफ़ी मुतासर भी हुई, हार भी गई। लेकिन वहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एक तो मुलाजमतें नई पैदा की गई, नए लोग रखे गए, इसके अलावा जो पुराने मुलाजमीन थे उनकी तनख्वाहें बड़ी हद तक बढ़ाई गई। फिर जो एग्रीकल्चर के हवाले से देखें तो उनकी जानब से जो स्पोर्ट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी जो अच्छे असरात है वो ज़राअत पर मुरतब हुए, और जो हमें बहरान का सामना था वो नहीं देखना पड़ा। 13 से 18 भी मिला जुला रहा, लोकल बॉडीज़ कमज़ोर से इंट्रोड्यूस करवा दिए गए, काम हुए, लेकिन उसमें जो मईशत है वो एक तरह से उन्होंने अपने पास रखी कि ना कोई ज़्यादा महंगाई होने दी, एक्सपोर्ट का काफ़ी काम मुतासर रहा, लेकिन दूसरी जानब जो लोग थे, मिडिल क्लास थी, वो काफ़ी मजबूत हुई। ये नून लीग का बड़ा कारनामा था कि उन्होंने मिडिल क्लास पे खासी फोकस किया, जो मुलाजम पेशा लोग थे उन पे फोकस किया, उनकी अगर तनख्वाहें ज़्यादा नहीं बढ़ाई तो उनके लिए जो महंगाई है वो भी ज़्यादा नहीं होने दी, जिस वजह से मिडिल क्लास उन्हें याद करती है। ये GT रोड का इलाका जो उन्हें हमेशा वोट देता है वो इसी बेस पे देता है। लेकिन जब 2018 आया और हुकूमती नई पॉलिसीज आई तो उसके मुताबिक उन्होंने एक्सपोर्ट तो काफ़ी बढ़ाई है, नो डाउट एक शोबा है एक्सपोर्ट का जो बड़ा खुश है इमरान खान से, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बड़े खुश हैं, एक्सपोर्टर्स बड़े खुश हैं, इसके अलावा कोई भी जो ट्रेडर्स है वो इतना नाखुश नहीं है। मसला पैदा हुआ जो तनख्वाहदार तबका था उनके लिए कि यहाँ पर जो महंगाई है वो 300% तक बढ़ी और उनकी तनख्वाहें 50% तक बढ़ी। देखें, अगर कोई भी चीज़ महंगी होती है तो वो ट्रेडर बढ़ा देता है, इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़ा देता है, एंड कंज्यूमर पे बोझ पड़ता है, लेकिन मुलाजिम अपनी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकता, वो तो उतनी रहनी है, या थोड़ी बहुत 10%, 20%, 25% बढ़ जाएगी, वो उधर ही रहती है। महंगाई बढ़ गई है, वो 300 गुना 400 गुना। बिजली का बिल है जो जिन लोगों का 1000 से कभी ऊपर नहीं आया था वो 10-10 हज़ार रुपये आया। सुई गैस का बिल जो है वो 300 रुपये आता था, वो कम से कम 2-2 हज़ार रुपये आ रहा है। तो ये देख ले, एक मामूली सा घर जो कम से कम तनख्वाह 18-20 हज़ार कमा रहा है तो उनका बजट बनाना मुश्किल है। उनके लिए बिजली का, सुई गैस का बिल देना और उसके बाद जो दूध वाले का बिल या जो ग्रासरी का बिल है वो देना मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है वो आम आदमी, स्पेशली वो आम आदमी जो तनख्वाहदार है, वो पिस के रह गया। अब्दुर्रहमान, अगर हम डेप्ट के हवाले से बात करें तो ऑफकोर्स आपको पता है कि पाकिस्तान कोई नई बात नहीं है, ना ही कोई शॉकिंग बात है कि हम बहुत ज़्यादा डेप्ट के अंदर हैं। हम लोगों के ऊपर इतना कर्जा है कि हमसे भी ज़्यादा कर्जा ही है शायद, और अरसे से चला आ रहा है। क्या कर्जे को उतारना ज़रूरी नहीं है इस दौरानिए में? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से यही एक्सक्यूज दी जाती है कि भाई हम तो इसीलिए फंड्स को एलोकेट नहीं किया जा रहा है, इसलिए हमारा मुल्क स्ट्रगल करे कि डेप्ट जो है बहुत ज़्यादा है हमारे ऊपर, हम अपनी किस्तें अदा करने की कोशिश करें, मजीद डेप्ट लेके इनफैक्ट किस्तें अदा करने की कोशिश की जा रही है। इस मसले को पिछली गवर्नमेंट्स की तरफ से क्यों हाईलाइट नहीं किया गया और क्यों अदा करने की कोशिश नहीं की गई, और इस गवर्नमेंट ने इतना फोकस क्यों दिया डेप्ट को? हाँ फातिमा, ये आपकी बात किसी हद तक वैलिड है कि ये हुकूमत जो है वो काफ़ी हद तक कर्जे उतार रही है, लेकिन इसमें इन्हें रिलीफ भी मिला। कोरोना के दौरान इन्हें जो है वो टाइम दिया गया कि वो आप डिले कर लें, तो फिर इनकी जानब से जितने कर्जे लिए गए वो बहुत ज़्यादा चले गए कि माजी की हुकूमतों ने जो, अगर पीपल्स पार्टी ने जो 5 सालों में लिए तो इन्होंने 3 साल में ले लिए। इसी तरह से नून लीग का कंपैरिजन कर लें तो उन्होंने जो आखिरी 5 सालों में लिए कर्जे वो ये 2-2.5 साल में ले चुके थे।
तो ये एक बड़ा मसला है कि इन्होंने ज्यादा कर्जे लिए। अब माजी की हुकूमतें ये दावे करती हैं कि हमने ये कर्जे लेके डेवलपमेंट करवाई, मतलब बिजली घर बनाए, इसके अलावा जो यहाँ पर हमें जितनी भी डेवलपमेंट नजर आती है वो की, अंडर पासेस बने, फ्लाईओवर्स बने, मेट्रो के प्रोग्राम्स बने, बड़े प्रोजेक्ट्स किए, यूनिवर्सिटीज बनी। अब ये हुकूमत है कि जिसमें कोई भी दावा नहीं है कि हमने ये कर्जे लेके ये बनाया। एक तो कर्जे लेके कर्ज उतार दिए और उसके बाद जो कर्जे वो कहाँ पे गए। इनको अपने डे टू डे मैटर चलाने के लिए कर्जे दरकार है। इसी वजह से IMF ने इतनी ज्यादा सख्त शराइत इन पे आयद की हैं। देखें, स्टेट बैंक को तकरीबन जो है वो खुद मुख्तार बनाया जा रहा है कि उसके बाद वो जो कर्ज वहां से लेना है या डॉलर की कंट्रोल है वो हुकूमत नहीं कर सकेगी। तो ये बहरहाल ये मसाइल तो कर्ज के हवाले से सामने ही है, ये चलते भी रहेंगे आइंदा आने वाले दिनों में भी। अब्दुर्रहमान, आपने बताया कि पिछली गवर्नमेंट्स की तरफ से ज्यादातर फोकस डेवलपमेंट के ऊपर रखा गया था, लेकिन अगर हम आज की सूरत हाल देखते हैं तो कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फैसलाबाद शहर के ही, क्योंकि हमारा फोकस रहता है, हम उसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी डेवलपमेंट मेजर प्रोजेक्ट्स नहीं है जिनकी वजह से कोई मेजर इंपैक्ट है। हाँ, कुछ सड़कें जरूर बनाई गई हैं, डेफिनेटली हमें नजर भी आती हैं। कश्मीर पुल की अगर बात करें, 3 साल का अरसा लगा ऑलमोस्ट उसको बनने में, और आपके सामने ही था कि कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ा उस दौरान में शहरियों को। उसके अलावा भी अगर कुछ मेजर रोड्स की बात करें, एक्सप्रेसवे की बात कर लेते, क्योंकि पहले काफी वक्त लगा है उनको भी डेवलप होने में, बनने में, सेफ करार होने में। क्या वो कर्जे वहीं लगने चाहिए थे? क्या आपके ख्याल में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए डेवलपमेंट के अंदर, या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी इकोनॉमी के अंदर? फातिमा, देखिए, पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है जहां पर एक 300-350 अरब डॉलर की इनकी मुआशी हुजम है, बस मामूली सा। इनसे ज्यादा जो अमेरिकन कंपनीज है या चाइना की कंपनीज है या बड़े ममालिक की कंपनीज हैं, उनके सालाना बजट होते हैं। ये बात देखें, मद्देनजर रखें कि इनका मतलब बहुत छोटा सा हुजम है, कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं है। कोई भी बाहर से डॉलर फेंक के तो इन्हें जो है वो हिला सकता है, डॉलर महंगा कर सकता है, मसनूई बहरान पैदा कर सकता है, जो कि हमने इस हुकूमत में होते भी देखे हैं। तो ये होता है कि आपने जो कर्ज लिया है या जो बजट मौजूद है उससे क्या किया जाए। जो मॉडर्न इकोनॉमी के मुताबिक आपने अपने जो है वो इखराजात कंट्रोल नहीं करने होते, बल्कि अपनी आमदन के जराए बढ़ाने होते हैं। देखिए, इसकी मैं मिसाल यूं देता हूं कि पहले समझा जाता था कि आपने पैसे जोड़ के ये काम करना है। अब जो इन्फ्लेशन रेट इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ती है कि अगर आप पैसे जोड़ना शुरू करें, 10 साल जोड़े ना, 10 साल के बाद उन पैसों की जो वैल्यू है वो बिल्कुल भी नहीं होगी और पैसे जोड़ के कुछ बनाया भी नहीं जा सकेगा। ये एक मामूली सी मिसाल जो है वो झटके अंदाज में मैं दे रहा हूँ कि तब तक जो है वो डॉलर रेट कहाँ होगा, तब तक प्रॉपर्टी रेट किधर होगा, गोल्ड रेट किधर होगा। आपने बेसिकली वैल्यूज जमा करनी होती हैं, तो इसके लिए ये अपनी आमदन के जराए बढ़ाने होते हैं। हमने क्या किया कि यहाँ पर एक्सपोर्टर्स को रिलीफ दिया, लेकिन जो तनख्वाहदार तबका था उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, महंगाई पर कंट्रोल नहीं किया। इसके अलावा हमने डेवलपमेंट पर पैसे नहीं लगाए। देखिए, अगर जो प्राइम मिनिस्टर ने दावा किया था जो 50 लाख घर बनाने का, अगर उसके लिए सस्ते कर्जे फराहम कर दिए जाते तो ये बहुत बड़ा रोजगार देता मकान। 50 लाख मकान का मतलब होता है कि 5 करोड़ लोग जो है वो बिलवास्ता उधर रोजगार ले लेते। तो इतनी बड़ी तादाद अगर रोजगार पे लग जाती तो हमें मुलाजम ही ना मिलता फ्री। ये एक बड़ा मसला है। गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट पे पैसे नहीं लगाए, गवर्नमेंट ने हाउसिंग इंडस्ट्री पे पैसे नहीं लगाए, गवर्नमेंट ने उन शोबों पे पैसे लगाए हैं जो एक्सपोर्ट 8 से 10% लोग मौजूद हैं। मतलब जो ट्रेडर्स हैं या जो पावर लूम्स वाले या सारे ये ज्यादा बड़े हैं, एक्सपोर्टर्स तो 8 से 10% हैं। उन पे पैसे लगाए, उन्हें रिलीफ दिए, उनको रिफंड्स दिए, उन्होंने पैसे लेके अगली इंडस्ट्री लगाना शुरू कर दी। फायदा तो उनका ही हुआ। अब्दुर्रहमान, क्या ये बात दुरुस्त है कि क्योंकि अगर हम रेजिडेंशियल सेक्टर में भी देखें तो आपको आपके सामने है कि काफी बेहतरी और इम्प्रूवमेंट आई है। एक्चुअली बहुत सारी नई कॉलोनियां बनाई जा रही हैं और सेल भी हो रही हैं। अगर हम हाउसिंग प्राइसेस की बात करें तो जो प्लॉट पहले आपको अगर 8 लाख में मिल रहा था या जितने भी आपको पैसे, 8 लाख में तो आजकल कुछ भी नहीं मिलता वैसे, तो एक मरला 8 लाख का जो था वो डबल प्राइसेस पे कई एरियाज में फैसलाबाद शहर के हो गया। तो मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एथन में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे पॉलिटिक्स के हवाले से, हमने कुछ बात की ऑफ कोर्स लोकल पॉलिटिक्स, बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से भी थोड़ी सी डिस्कशन की, साथ ही साथ हमने ओवरऑल जो डायनेमिक्स हैं स्पेशली IMF को लेकर, कर्जे को लेकर, लोन्स को लेकर, टैक्सेस को लेकर
और आखिर अवाम का ये पैसा किस तरह से अवाम पर वापस लगाया जा रहा है, और आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान कर्जों से कभी निकल ही नहीं पाता है। आखिर हम कर्जे से निकलते हैं, किस्त देते हैं, तो भी हम और कर्जा लेकर ही क्यों किस्त देते हैं। इतना अच्छा मुल्क होने के बावजूद, एग्रीकल्चर में इतना अच्छा होने के बावजूद क्यों हम लोग अपने आप को उस तरह से डेवलप नहीं कर पाए। बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं चाहती थी कि हम डिस्कशन करें, लेकिन क्योंकि मैंने एग्रीकल्चर के बारे में मेंशन किया, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट और परसिस्टेंट इशू फर्टिलाइजर्स का है, जो कि आपको पता है जिनकी प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही है और शॉर्टेज भी हमें नजर आता है। किसानों को मसला होता है, किसानों के साथ साथ इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो सेलर्स हैं, चाहे वो खरीदार हैं, चाहे वो शॉपकीपर्स हैं, उन सबको मसला होता है। और ऑफ कोर्स जहां पर शॉर्टेज होती है किसी भी चीज की, कोई भी स्पेसिफिक क्रॉप जो है वो अगर नहीं पहुंच पाता आवाम तक, तो आवाम को भी सफर करना पड़ता है, प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो मजीद मैं चाहूंगी अब्दुर्रहमान इस पर कमेंट करें, कितना जरूरी है कि फर्टिलाइजर्स की प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए, और ये जो प्राइसेस बढ़ रही हैं इसके पीछे क्या वजह? फातिमा, देखिए, ये हुकूमत की अब ये सूरत हाल बन गई है कि जिस काम में भी हाथ डाल लेना वो उसमें इशू पैदा हो जाता है। पहले कहा जाता था कि माफिया जो है वो हुकूमत को तंग करते हैं, अभी तो लगता है कि माफिया हुकूमत में बैठा हुआ है। यकीन माने को 3 माह पहले हमारा एक दोस्त बता रहा था कि इस बार जो है वो खाद का शदीद बहरान होगा, क्योंकि डीलर्स लेके स्टॉक करना शुरू हो गए हैं। यानी कि पहले से ही ये हुकूमत को और लोगों को अंदाजा हो चुका था कि ये बहरान पैदा होने जा रहा है, और उसके बावजूद कोई तवज्जो मरकूज नहीं की गई। देखें, डीएपी जो है वो 7,000 की बोरी थी, और कोई 1 साल पहले ये 3-4 हज़ार रुपये की बोरी थी। वो 10,000 रुपये की बोरी बिकती रही है जब गंदम नवंबर में लगाई गई। तो उस दौरान भी कोई कोशिश नहीं की गई कि आने वाले दिनों में दिसंबर जनवरी के लिए यूरिया जो है वो उसकी पैदावार बढ़ा ली जाए। जो ही दिसंबर आया, पहले पानी के साथ यूरिया चाहिए थी, यूरिया नायाब हो गई। वो 1700 रेट था, लेकिन 2500 रुपये की मिल रही थी, और वो भी लाइन में लग के। अब जिसने 10 एकड़ लगाया उसको 1 एकड़ मिल गई। इन दिनों में जो भी बंदा मिला है उसे यूरिया नहीं मिल रही थी, वो नायाब हो गई थी, और उसके लिए मसाइल पैदा हो गए थे। ये बारिशें हुई हैं, थोड़ी उम्मीद बनी है कि शायद फसल पर जो नेगेटिव असरात थे वो कम हो। देखिए, जब हुकूमत में लोगों को उनकी कोई भी चीज़ जो महंगे दामों भी ना मिले, तो उसको आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ी जो है वो बैड गवर्नेंस होगी। फैसलाबाद में या पंजाब की अगर बात कर लें, कितने निकम्मे बैठाए होंगे, या चीफ सेक्रेटरी कितने निकम्मे होंगे कि लोगों को बर वक्त अशिया की फराहमी करना तो दूर की बात, उनके जो हुकूमती रेट्स में जो रेट्स बढ़े हुए हैं उसमें भी नहीं हो रही। 1800 की चीज़ जो है वो 2500 में नहीं मिल रही, उसमें भी सिफारिश है, उसमें भी लाइन में लोग लगे हुए हैं। और उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर जब दावा करें कि हमारे पास बहुत है, लोगों ने खरीद ली है, ये 3-4 दिन पहले उन्होंने कहा कि लोगों ने खरीद के जखीरा कर लिया, तो अब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कौन सा वो चावलों में डाल के खानी है, वो तो गंदम के लिए चाहिए थी ना। गंदम की फसल उनकी मुतासर हो रही है, खाद नहीं मिल रही, लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो क्या करेंगे। वो अब बाहर से मंगवाई जा रही है, अगर फरवरी में बाहर से मंगवा भी लें तो फिर उसकी क्या जो हैसियत होगी। देखिए, टाइम गुजरने के बाद क्या करेंगे उस चीज़ का ना, मतलब जब टाइम ही गुजर गया, जब गंदम बड़ी हो जाएगी, फिर यूरिया नहीं चाहिए होगी, ये तो पहले पानी के साथ चाहिए होती है। तो इसमें हुकूमत बुरी तरह से नाकाम नजर आई हमें। फूड का इतना ज़्यादा बहरान है, कहने को ये ज़राई मुल्क है, लेकिन 10 अरब डॉलर की सिर्फ फूड बाहर से मंगवाई जाती हैं। कोई 2 अरब डॉलर की काटन मंगवाई पिछले साल में, 1 अरब डॉलर की गंदम मंगवाई गई, और जो अभी गंदम के साथ इन्होंने किया है जिम्मेदारों के साथ, एक तो अगले साल में गंदम कोई नहीं लगाएगा, और जो अभी मौजूदा जिन्होंने लगाई है उसकी जो पैदावार है वो बेहतर होने की बजाय बदतर होगी, और जो पहले 30-31 मन फी एकड़ एवरेज थी वो शायद 25 या 20 मन रह जाए, और उसका ये नुकसान होगा कि 1-2 अरब डॉलर की मजीद बाहर से मंगवाना पड़ेगी। तो ये इश्यूज बने हुए हैं कि कभी किसान कार्ड का इजरा कर दिया जाता है, और ये सबसे बड़ा ड्रामा साबित होता है कि किसी को भी इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता, ना खाद की सूरत में, ना किसी भी सूरत में। ये कार्ड ला के घर पे रख दिया है कि एहसास कार्ड है वो उसके ऊपर रख दो। मतलब अभी एक और कार्ड जो है वो राशन कार्ड भी इन्होंने इजरा किया। तो मुझे तो लगता है कि 5 साल पूरे हो गए तो 8-10 कार्ड होंगे लोगों के पास। जैसे ये सेहत कार्ड दे दिया है, अस्पतालों से दवाइयाँ नहीं मिलती, दवाइयाँ परचेज नहीं की जा रही हैं, और सेहत कार्ड थमा दिया जाता है। भाई क्या करें किसान लोग, अब जिसे पता ही नहीं कि किसान कार्ड का इस्तेमाल कैसे करना है, वो किसान कार्ड पकड़ के क्या, कहाँ से उसे किसान कार्ड से खाद मिलेगी। टोटली नाअहली है, टोटली बैड गवर्नेंस है, टोटली अदम तवज्जोही है, और ऊपर से लोगों के साथ मजाक किया जाता है प्राइम मिनिस्टर की जानब से, चीफ मिनिस्टर की जानब से, वज़ीर इत्तलात की जानब से, और उन्होंने जो मशीर
बैठाए हुए हैं कि जो इस बात को तस्लीम ही नहीं करते। इतनी जो हुकूमत जो है वो ढीठ हुकूमत कभी भी नहीं देखी कि जो तस्लीम ही ना करे कि ये मसला मौजूद है और हर मसले को जो है वो सियासी रंग दे दिया जाता है। देखिए, पाकिस्तान जो ज़राअत पे जो है वो बेस करता है, कोई 70-65% लोग बराह रास्त इसके साथ मुंसलिक हैं। उनके लिए जो सूरत हाल है वो खाद ने साबित कर दी कि क्या सूरत हाल है। इससे पहले जो शुगर माफिया था, शुगर मिल्क माफिया था, वो लोगों को लूट के खा गया। किसानों से कोई 200 रुपये किलो जो है वो 200 रुपये मन गन्ना लिया जाता है और 150 रुपये किलो चीनी दी जाती है। एक मन से जो चीनी अगर 5 किलो भी बने तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि वो एक मन से कितना कमा रहा है। अब्दुर्रहमान, अगर हमारे ऑप्शंस जो करंटली है, और ये मैं आपसे ब्रेक में भी एक्चुअली मैंने पूछा था आपसे कि फिर आखिर पाकिस्तान की अवाम के पास ऑप्शन क्या है? देखिए, जमहूरियत में यही ऑप्शन होता है ना कि एक नहीं पसंद आया तो उसको बदल के दोबारा दूसरा चुन ले। अमेरिका की बात कर लें, 2 पार्टियां, बरतानिया में 3 पार्टियां, वही पार्टी रूल। देखिए, पाकिस्तान का ये बड़ा मसला रहा है कि यहाँ पर इन्होंने इलाकाई बुनियादों पर इतनी ज्यादा पार्टीज बना दी। ये मार्शल लॉज जो आते रहे हैं उनकी वजह से ये मसला बना रहा है कि छोटी पार्टियों को प्रमोट किया जाता है। देखिए, 2 से 3 बड़ी पार्टीज हों वो ज्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकती हैं। पीटीआई ने नहीं किया, नून लीग ने नहीं किया, पीपल्स पार्टी उसने नहीं किया, दोबारा वो किसी और के पास। ये सबसे बेहतर सिस्टम होता है 2 पार्टी या 3 पार्टी। लेकिन अब्दुर्रहमान, आपको पता है कि किसी भी बाहर के मुल्क में अगर आप देखिए डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर तो कोई भी प्रेसिडेंट जो भी सिस्टम है अमेरिका के अंदर, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जैसे कि ब्रिटेन के सिस्टम के अंदर 2 दफा से ज्यादा मुंतखब नहीं हो सकते, यानी कि दौरानिया 10 साल के बाद वो दोबारा इन पावर नहीं आ सकते हैं। तो क्या यही रूल यहाँ अप्लाई नहीं होना? देखिए, 2 चांसेस काफी नहीं है कि इससे ज्यादा? अमेरिका की बात कर लें तो इदारे मजबूत है, प्रेसिडेंट की वैसे भी टर्म उन्होंने 2 बार रखी है। लेकिन हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसकी मिसाल आप जो इन्हीं के ममालिक के साथ लें, जैसे इंडिया है, जैसे श्रीलंका है, जैसे इनके पास ममालिक हैं, जैसे तुर्की की मिसाल ले लें। इन ममालिक के साथ लें मिसाल ना, ये अभी डेवलप नहीं हुआ। ये अभी जो तरक्की पजीर मुल्क है जहां पर इदारे उस तरह से नहीं बन पाए, सियासी पार्टीज उस तरह से नहीं बन पाई। देखिए, पाकिस्तान में सियासी पार्टीज से ज्यादा ये खानदानी पार्टीज हैं। ये पीपल्स पार्टी की आप बात कर लें, नून लीग की बात कर लें कि उसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ के बाद हमजा और मरियम नवाज है, तो ये खानदानी पार्टी हैं। यहाँ पर जो एक सिर्फ पार्टी जमात इस्लामी है जो अपना चुनावी वोटों के जरिए अपने अमीर का करती है, और उसकी हाल देख लें कि क्या बना हुआ, लोग वोट ही नहीं देते। कभी भी पाकिस्तान में लोगों ने उसको जो हुकूमत के काबिल नहीं समझा। तो यहाँ पर बड़ी दहाइयों से या कई सदियों से ये बादशाही निज़ाम रहा है, तो लोग पूजा करनी शुरू कर देते हैं लीडर की ना। भुट्टो बेशक मर गया, उसकी पार्टी 3 से 4 बार हुकूमत में आ चुकी है, सिंध में मुसलसल हुकूमत कर रही है। तो ये देखिए, ये चीज़ें समझने ये कि पाकिस्तान की मिसाल आप उस तरह से नहीं दे सकते। नवाज शरीफ को अगर अदालतें नाअहल ना करती तो शायद वो दोबारा इलेक्शन जीत जाए। ये जो अभी सूरत हाल बनी हुई है, तो उस पर 2 बार या 3 बार की जो पाबंदी लगाना वो कम से कम पाकिस्तान में मुमकिन नहीं होगा। ये तब मुमकिन होगा जब यहाँ पर तमाम इंस्टीट्यूशंस मजबूत होंगे, इस तरह से वर्क करेंगे कि कोई भी नया बंदा अगर आ जाता तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रंप अगर आके अमेरिका में 4 साल उन्होंने अपने जो काम किया तो उससे क्या फर्क पड़ गया अमेरिका को। लेकिन अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस तरह के वजीर आजम आ जाते हैं तो उससे आप देख लें क्या हुआ। बिल्कुल, और बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू आज की अब्दुर्रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला, और बहुत ही मजेदार जो एनालिसिस है पाकिस्तान के और फैसलाबाद के पॉलिटिकल सिनेरियो के दिया। एक दफा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरियस 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है वक्त है मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी कि किचन के सेगमेंट का। मैं ऑलरेडी किचन में आ चुकी हूँ। हमेशा मैं एम्फेसिस करती हूँ इस बात पे कि आपकी हेल्थ आपके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। चाहे जिंदगी में कोई काम हो, पैशन हो, एम्बिशंस हो, हर चीज को करने के लिए जरूरी है कि आप मेंटली और फिजिकली फिट हो। एंड एट द एंड ऑफ द डे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ एक्चुअली में बहुत क्लोजली रिलेटेड होती है, आपकी डिपेंडेंट होती है एक दूसरे के ऊपर। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो ऑटोमेटिकली आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो ऑटोमेटिकली आपकी मेंटल हेल्थ पे बेहतर असरात रहेंगे उसको। एंड ऑफ कोर्स उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा बहुत अपनी रूटीन के अंदर वर्कआउट्स ऐड करें, साथ ही साथ मेडिटेशन, योगा, थोड़ी देर, मतलब ज्यादा देर नहीं, आप स्टार्ट करें 5 मिनट्स के साथ और आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करने की कोशिश करें। साथ ही साथ अपनी डाइट के अंदर अच्छे खाने
अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें। कोई भी अगर आप डिश तैयार कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप सही कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। अगर मैं गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से बात करूँ तो गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको तैयार किया जाता है, जिसका मतलब है कि आप लोगों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये भी दावा है कि आपकी सेहत पर भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता और साथ ही साथ आपको टेस्ट पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। और आपको पता है कि फैसलाबादियों के दिल जो है वो खाने के बगैर कभी भी नहीं लग सकते। हम चाहे दुनिया में कहीं पर भी चल जाए, हम अपनी रिवायात, ट्रेडिशंस और अपनी जो डिफरेंट तरह की डिशेज हैं, खाने हैं, रेसिपीज़ हैं, उनको अपने साथ लेकर जाते हैं, जो कि इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं एक्चुअली यूरोपियन सोसाइटीज़ के अंदर, ब्रिटिश सोसाइटीज़ के अंदर, अमेरिकन सोसाइटीज़ के अंदर। तो एक्चुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी डिशेज को बहुत बहुत पसंद किया जाता है। इससे ज़रूरी है कि आप जब भी अपने लिए कोई भी डिश तैयार करें, अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें, हेल्दी फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें रादर देन फ्रोजन इंग्रेडिएंट्स। आप कोशिश करें कि आप फ्रेश मार्केट से सब्जियां खरीदें। हमेशा अपने किसी भी मील के साथ थोड़ी बहुत सब्जियां जरूर उसके अंदर ऐड करें, ग्रीन वेजिटेबल्स हों या फिर डिफरेंट तरह की फ्रूट्स हों जो कि आप खाने के बाद थोड़ा सा खा लें, लेकिन कोशिश जरूर करें कि आप लोग अपने खाने के साथ कोई ना कोई वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल करें। अपने खाने के अंदर, डिशेस के अंदर भी खाने का वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये भी दावा है कि अगर आप चाहे कोई चीज़ बेक करें, चाहे उसे मॉडर्न रेसिपी से तैयार करें, आप बड़े आराम से गोल्डन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हुए उसको तैयार कर सकते हैं और प्रिसीजन के साथ आपकी डिश जो है वो तैयार हो जाएगी। और आपको ना तो कैलोरीज की टेंशन लेनी पड़ेगी, ना ही आपको टेस्ट की टेंशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों को ये दावा है कि आपकी सेहत नंबर 1 प्रायोरिटी है। एंड दे मेक श्योर कि 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स है, साथ ही साथ टेस्ट पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, आपकी सेहत पर भी, एंड लो इन कैलोरी, जिसकी वजह से ना तो आपको कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज होंगे, ना ही हाई ब्लड प्रेशर, जो कि आपको पता है कि आजकल बहुत बहुत आम हो चुका है हमारी सोसाइटी के अंदर, वो इश्यूज भी आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी और ओवरऑल आपकी डाइट अच्छी रहेगी, जिसके असर से आपकी मेंटल हेल्थ भी ऑफकोर्स अच्छी रहेगी। मैंने हमेशा ये चीज़ नोटिस की है कि जब भी आपको कोई भी मेंटल हेल्थ इशू हो रहा होता है तो बहुत हद तक अगर आप अपनी डाइट अच्छी कर लेते हैं तो वो इशू रिजॉल्व 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन बेहतर असरात उसके पड़ते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं या आपको सुसाइडल थॉट्स है, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उसके लिए अपनी डाइट मत चेंज करें, एक्चुअली डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से रुजू करें फौरी तौर पे। और इवन इफ अगर कोई ऐसे शख्स हैं जो कि आपकी फैमिली के अंदर हैं, आपके दोस्तों में हैं, जहाँ पर आपको ऐसे साइंस कोई नजर आते हैं, तो लाजमी तौर पर उनको सजेस्ट करें कि वो डॉक्टर के पास जाए, ना कि घर पर रहकर खुद ही मसले को सॉल्व करने की कोशिश करें, बिकॉज मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत बहुत प्रोमिनेंट हो गए हैं, परसिस्टेंट हो गए हैं, तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाता है हर केस के अंदर। साथ ही साथ अगर हम बात करें सर्दियों की, तो सर्दियों की बात हम कैसे कर सकते हैं अगर हम चाय की बात ना करें। चाहे गर्मियां हो सर्दियों, कुछ लोगों के लिए चाय बहुत जरूरी होती है, एक्चुअली आई थिंक हर किसी के लिए या चाय या कॉफी बहुत जरूरी होती है। अगर मैं चाय की बात करूं तो डीएटी बनाने वालों का ये दावा है कि डीएटी के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है वो दुनिया के बेहतरीन बागात से चुनकर लाए जाते हैं और पत्ती जो है बहुत फाइन होती है, जिसका मतलब है कि आप जैसे ही उसको ऐड करते हैं दूध के अंदर या पानी के अंदर, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह की चाय पसंद करते हैं। कुछ लोग दूध पत्ती पसंद करते हैं, कुछ लोग पानी वाली चाय पसंद करते हैं, इनफैक्ट कुछ लोग तो ब्लैक टी पसंद करते हैं, तो अपनी प्रेफरेंस होती है। बट जैसे आप उसे ऐड करते हैं फौरी तौर पर आपको ब्लेंड होना नजर आ जाता है और आपको पता चल जाता है कि कोई भी चाय अच्छी है नहीं अगर आप उसका ब्लेंड देख लें, उसकी खुशबू देख लें, साथ साथ उसका रंग देख लें। 3 चीजें जिनसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी चाय जो है कितनी इंपैक्टफुल होगी और कितनी अच्छी बनेगी। तो डीएटी बनाने वालों को यह दावा है कि देव गॉट इट ऑल कवर्ड, चाहे वो ब्लेंड की बात करें, खुशबू की बात करें या कलर की बात करें या फिर टेस्ट की बात करें। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ऑफकोर्स आपको पता है कि बहुत सारी चीजें कुकिंग ऑयल में भी इंपॉर्टेंट होती है, बट मैं चाय की तरफ वापस आ जाती हूँ। और जितना जरूरी खाना है उतनी जरूरी चाय है भाई, कोई भी डिश आपकी चाय के बगैर जो है वो पूरी नहीं हो सकती है। एनीवे, गेटिंग बैक टू दैट, आपको पता है कि डीएटी की 2 पैकिंग्स अवेलेबल है, जिसमें एक्सट्रीम क्वालिटी पैकिंग भी है जो कि येलो कलर की पैकिंग में अवेलेबल है, साथ ही साथ रेड कलर की पैकिंग भी अवेलेबल है जो कि अगर आप तेज पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप लोग जाकर दाने वाली यानी कि रेड पैकिंग भी स्टोर से खरीद सकते हैं। आपके नियरेस्ट स्टोर पे अवेलेबल हैं ये दोनों पैकिंग्स और आप बड़े आराम से जाके खरीद सकते हैं, अपने घर पे बना के ट्राई कर सकते हैं, फिर खुद फैसला कर सकते हैं कि आपको कैसी लगे कैसी नहीं लगे, अगर आपको तेज पत्ती वाली चाय अच्छी लगी या फिर कम पत्ती वाली चाय अच्छी लगी। अगर ओवरऑल आजकल के मौसम की बात करें तो इवन दो मौसम अच्छा है और अब इंजॉय जरूर करना चाहिए, बट सेफ रहने की भी कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को कवर रखें, अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, खाने का ख्याल रखें, अपनी जो भी डाइट की रिक्वायरमेंट्स है और हाइड्रेटेड अपने आप को लाजमी तौर पर रखें। तो जी ऐसा करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक सिरिया चैन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है कि ब्रेक में जाने से पहले ऑफकोर्स हमारे किचन का सेगमेंट जारी था और मैं बात कर रही थी कि कितना ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें नो मैटर व्हाट। इवन दो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ कुछ इस तरह के होते हैं कि उनके लिए कई दफ़ा ट्रीटमेंट और थेरेपी ज़रूरी हो जाती है। तो अगर आप उस तरह से सफ़र कर रहे हैं जिस पॉइंट पे आपको लगता है कि आप खुद चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स और फैमिली इस तरह की किसी चीज़ से गुजरे, तो प्लीज़ उनको डॉक्टर के पास लेकर जाए, साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाए और देर बिल्कुल मत करें, बिकॉज मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं, फेटल भी हो सकते हैं। अगर आप प्यारों से जितने भी आपके प्यारे हैं उनके लिए हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि उनको वो हेल्प मिल सके वक्त पर जो उनको ज़रूरत है। लेकिन अगर उसके अलावा बात करें तो फिजिकल हेल्थ अपनी अच्छी रखना ज़रूरी होती है। कोशिश करनी चाहिए कि अपनी हेल्थ के अंदर कोई ना कोई, अपनी रूटीन के अंदर कोई ना कोई अच्छी हैबिट्स जो हैं वो अपनाते रहा करें, चाहे फिर वो सुबह के वक्त जल्दी उठना है क्यों ना हो। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट टू हैव। और हमेशा हम लोगों की ज़िंदगी कुछ इस तरह की है कि हमारा होता है कि देर से उठें और देर से ही दिन को शुरू करें, बट कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जितना आप वक्त पर उठते हैं उतनी ही आप अपनी जो भी काम है आपके आप वो कर पाएंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे, अपने इश्यूज़ को, एम्बिशंस को, पैशंस को सही तरह से लेकर चल सकेंगे। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठें और सुबह उठने के बाद सीधा ही जो है काम पर ना पहुंच जाएं या जो भी काम करने हैं उससे पहले थोड़ा वक्त अपने पास एक्स्ट्रा रखें जिसके अंदर आप या तो मेडिटेशन या योगा या कोई भी इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको अपनी ज़िंदगी का ज़रूर हिस्सा बनाएं। चाहे वो 5 या 10 मिनट बैठकर चाय पीना ही क्यों ना हो, लेकिन नेचर को एक्सपीरियंस करना, आजकल तो मौसम भी बहुत अच्छे तो और भी बेहतर लगता है जब स्पेशली अपने दिन को बहुत अच्छी तरह शुरू कर पाते हैं। इवन मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो एक्चुअली मेरा मूड जो है वो बेहतर रहता है और बहुत अच्छा लगता है। जब आपका मूड अच्छा हो फिर आपका दिन भी अच्छा गुजरता है, फिर आप जो भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर वो बड़े आराम से आप लोग कर पाते हैं। और स्पेशली अगर सुबह जल्दी उठने की बात करें तो आई थिंक आज जो बच्चे हैं, आपको पता है स्कूल रीओपन हो रहे हैं और बच्चे स्कूल वापस जाना शुरू हो गए हैं। बहुत अच्छी कोशिश है। बच्चों का सिलेबस जो है वो आपको पता है सफ़र हुआ है, बच्चों की पढ़ाई बहुत सफ़र हुई है पिछले कुछ वक्त के अंदर। तो आज से स्कूल जो है वो रीओपन हो गए हैं, बड़े ठंडे ठंडे मौसम है और बड़े अच्छी और खुशगवार मौसम इसको कह सकते हैं। बच्चों को कैसा लग रहा है और किस तरह की मुश्किलात का भी कहीं अगर सामना करना पड़ा है तो पूछते हैं। जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर। जी वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहांगीर बताइएगा, आज बच्चे जो हैं वो स्कूल वापस जाना शुरू हो गए हैं, अटेंडेंस किस तरह की है? क्या सब बच्चों ने अटेंड किया आज स्कूल? जी, गवर्नमेंट की तरफ से 7 जनवरी से तालीमी इदारों को दोबारा चूंकि खोल दिया गया था और पहले 1-2 दिन जो हाजिरी वो मामूल से कम रही, लेकिन चूंकि आज वर्किंग डे के हवाले से देखा जाए तो पहला वर्किंग डे है, तो इसलिए आज बच्चों की हाजिरी निस्बतन काफी बेहतर है। और आज मौसम भी चूंकि बेहतर है, पिछले 2 दिन बारिशें हुई और मौसम की खराबी के बायस भी हाजिरी जो है वो कम रही थी, लेकिन आज मौसम अच्छा है और धूप निकली हुई है और बारिश का भी कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए आज अटेंडेंस जो है वो अच्छी है। और बच्चों को और असातिज़ा को यही था कि तालीमी इदारे खुले रहें ताकि बच्चों की जो सिलेबस है वो कवर नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले कोविड की वजह से इदारे बंद रहे, फिर मौसम सरमा की छुट्टियां आ गई और ये भी कहा जा रहा था कि शायद छुट्टियां एक्सटेंड हो, लेकिन छुट्टियां गवर्नमेंट ने एक्सटेंड नहीं की क्योंकि इम्तहानात के हवाले से और मुकम्मल सिलेबस जो है, चूंकि पिछले 2 साल बच्चों ने स्मार्ट सिलेबस पढ़ा, इस साल से मुकम्मल सिलेबस जो है वो दोबारा से नाफिज कर दिया गया है और आइंदा जो इम्तहानात होंगे 2022 के वो तमाम क्लासेस के मुकम्मल सिलेबस में से लिए जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी था कि बच्चों को पढ़ने का ज्यादा मौका फराहम किया जाए और छुट्टियां हैं उनको कम से कम किया जाए, जिस पर छुट्टियां एक्सटेंड नहीं की गई और तालीमी इदारे जो है उनमें तदरीसी सरगर्मियों का सिलसिला जो है वो 7 जनवरी से शुरू कर दिया गया था और अब भी बच्चे तालीमी इदारों में जा रहे हैं और अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं और असातिज़ा की भी यही कोशिश है कि जल्द अज जल्द बच्चों को सिलेबस कवर करवा के इम्तहानात की तैयारी के हवाले से उनकी रिवीजन करवाई जाए। जी बिल्कुल। और जहांगीर, आपको पता है कि बच्चों का सिलेबस जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस वक्त, जो कि खत्म होना वक्त पर बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि दोबारा से एग्जामिनेशंस को ऑनलाइन कर दिया जाए, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा, अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन के हवाले से तो इंतजाम हमारे यहाँ पूरे नहीं है और सिर्फ अगर मैट्रिक के इम्तहानात की बात लें तो तकरीबन 1.5 लाख से जायद
अच्छा जी, मुझे लगता है कि या तो सिग्नल ड्रॉप हो गया है या कॉल एक्चुअली में ड्रॉप हो गई है, तो आई रियली होप कि हम कोशिश करेंगे कि दोबारा जहांगीर को लाइन पे ले सकें। बट जिस तरह से आप सुन रहे थे, जहांगीर ने बताया कि स्कूल जो है वो आज से दोबारा शुरू हो चुके हैं। इवन तो 7 जनवरी से शुरू हो गई थी, लेकिन आज पहला वर्किंग डे है, तो आज अटेंडेंस जो है वो बेहतर होती हुई नजर आ रही है। लाजमी तौर पर अगर आपके बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, आपके बच्चे इस उम्र के हैं कि वो स्कूल जा रहे हैं, तो लाजमी तौर पर उनको स्कूल भेजें। इस चीज से अवॉइड मत करें, कोशिश करें कि प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ साथ लेकर चलें। मास्क और सैनिटाइजर्स जो हैं वो बच्चों को मामूल बनाएं कि बच्चे दोनों चीजों का इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ हाथ अपने जो है जितनी बार हो सकता है बार बार जो है अपने हाथ धोते रहें, और ये आदत बच्चों में डेवलप करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर बात करें, आपको पता है कि पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है इस वक्त में, जब कोविड-19 के दौरान बच्चों की भी टेंशन लेनी पड़ी है। डिसिप्लिन का बहुत इशू रहा है छोटे बच्चों के अंदर, बिकॉज आप अपनी छोटी उम्र से ही तो आप अपनी हैबिट्स को डेवलप करते हैं। जिन बच्चों ने अपने मेजर पीरियड पिछले 2 साल का घरों में गुजारा है, उनके लिए बहुत बड़ा इशू रहा है, उनके लिए बहुत मसला बन गया है दोबारा उस रूटीन में वापस आना। और आई थिंक ये वक्त जो है बच्चे याद करेंगे हमेशा जिंदगी में। शायद हम भी इसी वक्त को याद किया करेंगे एट वन पॉइंट इन टाइम, जहां पर 2 साल के लिए पूरी दुनिया का नॉर्मल तब्दील हो गया था, और बदलते हुए नॉर्मल के साथ अपनी आदत भी बदलनी पड़ती है। एंड आई थिंक 2020 में जब हम लोगों ने लॉकडाउन एक्सपीरियंस किए पूरी दुनिया में, 2019 दिसंबर से शुरू हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मार्च 2020 में एक्चुअली फर्स्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था, अगर आपको याद हो, जिसके बाद हम लोगों को अपनी रियलिटी शिफ्ट करनी पड़ी थी। वो जो पहले कुछ दिन थे सबसे ज्यादा खतरनाक थे, शायद सबसे ज्यादा डरे हुए थे हम लोग, परेशान थे, हैरान थे कि आखिर क्या होने वाला है, किस तरह से अगला वक्त जो है आने को मिलेगा। और मुझे अभी भी याद है कि उस वक्त मैं सोच रही थी कि क्या हम आगे नहीं जा सकते 1 साल या 2 साल, और देख सकते हैं कि किस तरह से ये कहानी जो है आगे चलेगी। और तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि पूरी दुनिया के अंदर इतने लोग जो हैं अपनी जान खो देंगे और कितने मसाइल का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो हम डिफरेंट इकोनॉमीज की बात करते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमी की भी अगर हम बात करें तो बहुत सफर किया है कोविड-19 की वजह से। हमारी इकोनॉमी में महंगाई ओवरऑल ज्यादा हो गई है, पॉपुलेशन ग्रोथ भी हमने, स्पेशली अगर हम सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज में बात करें तो यहाँ पर हमने पॉपुलेशन ग्रोथ भी देखी है। ओवरऑल कई सारे सेक्टर्स में बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ा है लोगों को, और एक ओवरऑल डिप्रेशन आई थिंक पूरी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता था, जिससे अब हम आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बाहर निकलना शुरू हुए हैं, जहाँ पर जिंदगियां रुक गई थी, जिंदगियां ठहर गई थी। तो आई सपोज 2020 और 2021 2 ऐसे साल रहे हैं हमारे लिए जहाँ पर जिंदगी शायद मामूल से हट गई थी और ठहर सी गई थी, रुक सी गई थी। वो तेज रफ्तारी जिसकी हमें आदत है और हमें आदत रही है हमेशा से, जहां पर हम भाग रहे होते हैं कि अगली चीज के लिए, अगली अचीवमेंट के लिए, अगले अपने काम के लिए, वहां पर कोविड-19 ने शायद हमें वक्त दिया ठहरने का, सोचने का, प्रायोरिटाइज करने का। वर्क फ्रॉम होम फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एक मामूल बन गया, जहां पर पहले ओवरऑल कोशिश की जाती थी कि नहीं भाई ऑफिसेज होने चाहिए, रूटीन वर्क होना चाहिए, ट्रैवल करना पड़ता था लोगों को, मुल्क बदलने पड़ते थे। आज वर्क फ्रॉम होम एक बहुत अच्छी चीज है जो कि पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। एक इंसान जो कि पाकिस्तान में बैठा है, वो यहाँ पर बैठे हुए यूएस की कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, डॉलर में पैसे कमा रहे हैं। चीजें बहुत बदल गई हैं, और बदलती हुई चीजों की बात करें, बदलते हुए बिजनेसेस की बात करें, तो मेरे ख्याल में मजीद भी थोड़ी से सवाल आते हैं जो पूछ ही लेते हैं। हमारे साथ शिराज भट्ट मौजूद हैं, जो कि ऑफकोर्स आपको पता है हमारे कॉमर्स रिपोर्टर हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम शिराज। वालेकुम सलाम। शिराज कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, ठीक ठाक है। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शिराज बताइएगा कि कॉमर्स की अगर हम बात करें, क्या सूरत हाल है फैसलाबाद शहर में? एक बड़ा ही बदलता हुआ नॉर्मल देखा है हमने 2020 और 2021 के अंदर। 2022 में अगर हम एनालाइज करें पिछले 2 सालों को, तो कॉमर्स में क्या चीजें अच्छी हुई और क्या चीजें बुरी हुई? देखिए, जो सबसे अच्छी चीज तो वो ये हुई है कि इस वक्त जो रिफंड्स हैं वो बड़े बर वक्त मिलना शुरू हुए हैं इंडस्ट्री को, जो कि आज से पहले कभी गवर्नमेंट ने इस तरीके से नहीं दिए। और दूसरा ये है कि इस वक्त जो एक्सपोर्ट जो बढ़ रही है वो सबसे पॉजिटिव साइन है आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में, टेक्सटाइल सनती सेक्टर के लिए, क्योंकि इस वक्त हमारी टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट है वो लास्ट फाइनेंशियल फिस्कल ईयर में जो है वो 25% उसमें ग्रोथ देखी गई है, जो कि बिलाशुबा बहुत ही अच्छा एक फैक्टर है, बड़ा अच्छा साइन है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। और इसके साथ साथ अगर बात करें DLTL के हवाले से, तो वो कंसिस्टेंटली तो नहीं मिल रहे थे, लेकिन काफी हद तक एक्सपोर्टर्स के गिले शिकवे जो हैं वो एड्रेस हो चुके हैं, और एक्सपोर्टर्स को उनके DLTL और रिफंड्स हैं वो बर वक्त मिले हैं। इस पर एक्सपोर्टर्स की जानिब से बड़ा इजहार तशक्कुर भी किया गया है गवर्नमेंट को। लेकिन जो इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट देखा जाए तो ये है कि इस वक्त आपकी अगर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ रही है तो साथ ही साथ आपकी जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी 25 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि
आज की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा फिगर है, और जो कि पिछले साल अगर इन्हीं दिनों में देखा जाए तो आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो 12 समथिंग अरब डॉलर था, यानी इसमें 100% से भी ज्यादा ग्रोथ देखी गई है। तो ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि हम बड़ा खुश होते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बड़ी बढ़ गई, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ साथ आपका ट्रेड डेफिसिट भी जो है वो आसमानों की बुलंदियों को छू रहा है, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है और हुकूमत को इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना होगा, क्योंकि इस वक्त तो गवर्नमेंट की जानिब से जो फैसले किए जा रहे हैं उनकी डायरेक्शन गालिबन थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की जानिब से, एक्सपोर्ट की जानिब से, इंडस्ट्री की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए कोई हंगामी बुनियादों के ऊपर कोई इकदाम करने चाहिए, जिसमें खुसूसी तौर पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि लग्जरी आइटम्स जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल शिराज, अगर हम डॉलर प्राइसेस की भी बात करें तो तारीख के अंदर सबसे ज्यादा डॉलर प्राइसेस जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट पूरी दुनिया के अंदर एक ग्लोबल इन्फ्लेशन हमने देखी है जहां पर प्राइसेस हमें बढ़ती हुई नजर आई हैं पूरी दुनिया के अंदर। क्या इम्पैक्ट है इंडस्ट्री के ऊपर और क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर? देखिए फातिमा, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग होगा। ये अभी आपको इसके रिजल्ट्स और फ्रूट्स नजर नहीं आएंगे, आपको इसके रिजल्ट नजर आएंगे अगली गवर्नमेंट में, जो अगर तो ये गवर्नमेंट सस्टेन कर पाती है, अदरवाइज कोई और गवर्नमेंट होगी उसमें इसके फ्रूट्स नजर आएंगे। जिस तरह से हम देखते हैं कि आपने सुना होगा कि जब भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं माइक के ऊपर तो वो पिछली हुकूमतों को ब्लेम करते हैं, उससे पिछली हुकूमतें जो थी वो उससे पिछली हुकूमतों को ब्लेम करती थी। तो ये एक ब्लेम गेम तो है, उसके साथ साथ इसके रिजल्ट जो हैं वो लास्ट लॉन्गिंग होते हैं, यानी कि आपने कुछ आज इकदाम किए इंडस्ट्री के लिए, आज को नुकसान किया है, उसका फौरी तौर पर आपको नुकसान नहीं मिलेगा, वो मिलेगा 1-2-3 साल बाद, जब आपको फिर रियलाइज होगा कि आपने जो फैसले 3 साल पहले किए थे। अब इस वक्त देखें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेक्सटाइल पॉलिसी दे दी जाए। टेक्सटाइल पॉलिसी 5 साल की अगर फराहम कर दी जाती है तो गैस और बिजली के ऊपर सब्सिडी मिल जाएगी। पहली चीज है, हम अपनी खित्ते में जगह बना सकेंगे, हम कंपेटिटर होंगे। एक चीज आप जो है वो सस्ती दे रहे हैं और बाकी लोग महंगी दे रहे हैं, तो तवज्जो का मरकज आप होंगे, ठीक है, आपके ऊपर ज्यादा मार्केट का, आलमी मंडी का ध्यान होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, अपनी तरफ खिंचाव करने के लिए बड़ा जरूरी है कि आप टेक्सटाइल पॉलिसी दें ताकि इंसेंटिव मिले, लोगों की अट्रैक्शन हो पाकिस्तान की तरफ। तो इस तरह से ना सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ेगी, जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हर इंडस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट 1500 से 2000-2500 मुलाजमीन होते हैं, और मुलाजमीन की तनख्वाहें बर वक्त मिलेंगी, टाइम पर मिलेंगी, उनके प्रमोशन होंगे। अगर मुलाजमीन की प्रमोशन होगी तो मुलाजमीन वो 2500 मुलाजमीन नहीं है, वो 2500 खानदान है, वो खानदान जो है वो फैसिलिटेट होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो टेक्सटाइल पॉलिसी जारी करे ताकि एक्सपोर्टर, हम बार बार यही कहते हैं कि एक्सपोर्टर जब राजी होगा, एक्सपोर्टर जब खुश होगा तो मुल्क की मैशत तरक्की करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि इस वक्त आपकी 60 to 65% जो आपकी लेबर है उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ताल्लुक है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ। आपका धागा बनता है, आपके बटन्स बनते हैं, जिप्स बनती हैं, आपके कपड़ा मेडअप गारमेंट्स तैयार होता है, उसकी पैकिंग होती है, उसका पैकिंग मटेरियल बनाने के लिए भी फैक्ट्रियां मौजूद हैं जो पोली बैग्स बनाती हैं, उसके अंदर भी लेबर होती है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपकी लेबर इतनी ज्यादा अटैच है इस सेक्टर के साथ, जब तक आप इस सेक्टर को भरपूर तरीके से फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो आप लेबर को फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिराज इस अपडेट के लिए। और एनालिसिस बेसिकली शिराज बट जो कि हमारे कॉमर्स रिपोर्टर हैं और बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं, उन्होंने जिस तरह से आपको बताया अपने एनालिसिस में कि पिछले 2 साल के अंदर चीजें जो हैं वो जहां पर एक तरफ थोड़ी सी बेहतर होती भी नजर आई है, वहां पर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, स्पेशली लेबर लॉज के हवाले से अगर हम बात करें। ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी बनाना बहुत जरूरी है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी देना स्पेशली एक्सपोर्टर्स को बहुत बहुत लाजमी है। लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी चीजें आसान करना बहुत बहुत जरूरी है। एंड आगे बढ़ते हुए आपको पता है कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि फैसलाबाद शहर के जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनके बारे में बात करें, और हमेशा हम सीरियस इश्यूज के ऊपर बात नहीं करते हैं। कोशिश होती है कि लाइट हार्टेड बातें भी हमेशा अपने शो के अंदर ऐड करें, एंड स्पेशली इंस्पायरिंग, क्योंकि हम कॉमर्स के हवाले से बात कर रहे थे तो उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से कहां पर आज के नौजवान अगर चाहते हैं बिजनेसेस को स्टार्ट करना और अपने बिजनेस को स्टार्ट करना, तो आई थिंक किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है जब नौजवान नस्ल बढ़कर आगे आए, काम करे अपने मुल्क की तरक्की के लिए और अपने बिजनेसेस
सेट करने की कोशिश करें। नए नए स्टार्टअप आइडियाज हमें पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ई-कॉमर्स स्टार्टअप्स हैं जो कि बहुत अच्छा करें, ग्लोबली बहुत बहुत अच्छा करें। इसी पे मैं चाहूंगी कि हमारे साथ अब जो मेहमान मौजूद हैं उनसे इसी पे गुफ्तगू करें। मैं जल्दी से इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ जफर डोगर साहब मौजूद हैं जो कि ब्यूरो चीफ हैं सिटी 41 के। सर आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए आज इतने ठंडे मौसम में भी आपने हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। जैसे कि हम अभी शराज भट्ट से बात कर रहे थे कॉमर्स के हवाले से और किस तरह से कॉमर्स बड़ा तब्दील होता हुआ पिछले 2 साल के अंदर हमें नजर आया है, जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये बहुत कम हमें नजर आता था। वेबसाइट्स और ऑनलाइन शॉपिंग का कॉन्सेप्ट जो था इवन तो एग्जिस्ट करता था, लेकिन उस तरह से लोग प्रेफर नहीं करते थे ऑनलाइन शॉपिंग। अगर इन स्टोर शॉपिंग हो सकती है तो उसी को प्रेफर करते। रिफंड्स की कोई पॉलिसी नहीं थी। चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं और बड़े मजे मजे के स्टार्टअप आइडियाज नौजवानों की तरफ से। कितना जरूरी है कि नौजवान नस्ल इस तरफ भी आना शुरू करे अपने बिजनेस आइडियाज को, अपने स्टार्टअप्स को, और उनको इंकरेजमेंट सोसाइटी में कहां पर नहीं मिल रही है? बहुत शुक्रिया फातिमा, बहुत अच्छा मौजू है। और इसमें मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि किस तरह बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी, जो अपने अपने दौर की अरबों डॉलर का जिनका रेवेन्यू था, वो एकदम से चंद सालों के अंदर अंदर देखते ही देखते वो उनका वजूद ही ख़त्म हो गया। इस आईटी की बदौलत, जिसमें अब ऑनलाइन जो बिजनेस हो रहे हैं और जितनी नेचर बदल गई है बिजनेसेस की, अब बहुत सारे पुराना जो अंदाज था बिजनेस का वो ख़त्म होता जा रहा है। इसलिए जो आज की जनरेशन है उसके लिए बहुत बड़ा मौका है कि बजाय इसके कि वो क्यू में लग के सालों इंतज़ार करके बहुत ज़्यादा मुशक्क़त के बाद फिर जाके कहीं आप एक नाम पैदा करते हैं बिजनेस में, अपना मकाम पैदा करते हैं। अब थोड़ा सा आशना है ऑनलाइन की दुनिया से, मैं समझता हूँ बिजनेस के हवाले से वो बहुत जल्द, जिसे कहते हैं कि रातों रात अमीर हो सकता है। इतने ज़्यादा सिर्फ ज़रूरत इस समर की है कि आइडियाज़ पे तवज्जो दी जाए, आइडियाज़ पे वर्क किया जाए। आइडियाज़ ने ही दुनिया पे हुकूमत की है। तो इस वक्त बहुत से लोग हैं, बहुत से, ना देखें आपको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ती है, ना आपको कहीं जाके कुछ चीज़ डिलीवर करना पड़ती है, ना कोई शॉप बनाना पड़ती है। आप बैठे बैठे एक कमरे में अपनी एक कंपनी बनाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं ब्रांड, ऑर्डर कहीं देते हैं, बनता कहीं है, उठाना किसी ने है, डिलीवर किसी ने करना है, आप यहां बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं। इसको समझने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा इस तरफ नौजवान आए तो ऑनलाइन बिजनेस के ज़रिए बहुत पैसा कमा सकते हैं। रवायती बिजनेस जो हैं वो अब मादूम होते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनका वजूद जो है वो ख़तरे में है। नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, मार्केटिंग के नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, बिजनेस के नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, नए अंदाज आ रहे हैं और बहुत से नए पहलू हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है। इसलिए अब यूँ समझें कि जो नस्ल दर नस्ल बिजनेसमैन नहीं थे, अब अगर अभी बनना चाह रहे हैं तो वो सबके लिए बराबर मैदान ओपन है सबके लिए। यानी ज़रूरी नहीं कि ये मेरा दादा बिजनेसमैन था, मेरा बाप बिजनेसमैन था, तो मैं तो भाई नस्ल दर नस्ल बिजनेसमैन मैं ही चल सकता हूँ। अब कोई भी चल सकता है, जिसका भी जहन थोड़ा सा भी कारोबारी है वो कारोबार के जरिए बहुत पैसा कमा सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और हमारे बाद वाली जो जनरेशन है वो तो आईटी से काफ़ी ज़्यादा वो अटैच है, आशना है, अवेयर है, वो बहुत कुछ कर सकती है और मैं कर भी रहे हैं बहुत सारे लोग। बहुत से साइड बिजनेस के तौर पे बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा मोर इनपुट, मोर अटेंशन अब ये आप करें तो मेरा ख्याल है कि कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता। और पैसा चूंकि इंसान की ज़रूरत है और आगे बढ़ने के लिए कदम कदम पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। इवन दूसरों के काम भी आना हो तो पैसे तो चाहिए। बिल्कुल जी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट इनपुट और बहुत ही अच्छा रहा ये एनालिसिस, स्पेशली कॉमर्स के हवाले से बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर जफर, आपने आज हमें ज्वाइन किया, हमारे लिए वक्त निकाला। मुझे पता है आपकी रूटीन बहुत बहुत हेक्टिक है आज, इसलिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपको। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक है कि ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है हम कॉमर्स के हवाले से बात करते हैं, क्या सूरत हाल है, क्या एनालिसिस है। और शराज भट्ट और सर जफर डोगर साहब जो थे वो हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही अच्छा इनपुट रहा उनका कॉमर्स के लिहाज से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। अगर आप कोई भी नया बिजनेस जो है वो शुरू करना चाह रहे हैं, एंड ऑफकोर्स आगे बढ़ते हैं, टाइम बिल्कुल भी जो आपको पता है हम हमेशा टाइम का भरपूर जो है इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अब एक बहुत ही खास मेहमान और मौजूद है, आपकी सेहत के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर हबीब असलम काबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं और बहुत ही पॉपुलर नाम है फैसल बच्चर का। सर आपको वेलकम करते हैं शो के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे शो के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। अगर स्पेशली पाकिस्तान की बात करें तो आपको पता है स्टेटिस्टिक्स बहुत ही खतरनाक नजर आते हैं हार्ट डिजीजेस को लेकर। अगर फैसलाबाद शहर की बात करें तो कौन से प्रोमिनेंट हार्ट डिजीजेस हैं जो कि आपने देखी हैं लोगों के अंदर? देखिए जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का, थैंक यू वेरी मच इंडीड। सबसे जो इम्पोर्टेंट मैटर है, अदरवाइज तो हर कम्युनिटी में सारी हार्ट डिजीजेज कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन और परसेंटेज के साथ मौजूद होती हैं। अगर हम फैसलाबाद शहर को पर्टिकुलरली लें और यहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल को व्यू में रखते हुए बात करें तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, यानी दिल की वो बीमारियां जो खून की नालियां कॉर्नरी आर्टरीज को ब्लॉक करती हैं, जिसके नतीजे के तौर पे एंजाइना, फिर अनस्टेबल एंजाइना, हार्ट अटैक, जो सारे कॉम्प्लेक्स को हम एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम्स कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स जिसमें आर्टरीज ब्लॉक होकर दिल के अपने पट्टों की खून की सप्लाई मुतासर हो जाती है। ये ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो देखने में आती हैं। दो, लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई, गवर्नमेंट एफर्ट्स, हेल्थ सेक्टर की एफर्ट्स, मीडिया की एफर्ट्स से सेंसिटाइजेशन बहुत हो गई, लेकिन स्टिल पब्लिक जो है उसे आप लोगों का जैसे अभी रोल आप लोग प्ले कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि मजीद सेंसिटाइज किया जाए जनरल पब्लिक को। क्या इसमें हमारे जो डेली हैबिट्स हैं वो भी एक रोल प्ले करती है, हमारी डाइटरी हैबिट्स? बहुत ज़्यादा, दोनों बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। इन एडिशन टू अदर रिस्क फैक्टर्स, डाइटरी हैबिट्स, अगर वो डाइट हमारी हो इन मेजॉरिटी जो आर्टरीज को ब्लॉक करने में या हार्ट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करने में रोल प्ले करती हैं, तो ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और उन्हें हमें ऑफ कोर्स पेशेंट को, जनरल कम्युनिटी को, ले पब्लिक को, सोसाइटी को ट्रेन करना होगा, अवेयरनेस देनी होगी मजीद के उन डाइट्स को जो है मिनिमाइज करें और एक ऑप्टिमाइज्ड डाइट जो है वो लें, ताकि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ वो डाइटरी हैबिट्स अपनी चेंज करें और हम आगे बढ़ें। मैं यहाँ पे एडवाइस करना चाहूँगा चैनल की वसातत से, चूँकि मुझे आप लोगों ने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया, कि खाने में घी, मक्खन, मलाई, अंडे की जर्दी, बड़ा गोश्त, फिर मगज, कलेजी, गुर्दे, सिरी पाए, बेकरी की क्रीम वाली अशिया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं और हार्ट डिजीजेस का बाइस बनती हैं, पर्टिकुलरली कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेस का। और जो अच्छी डाइट्स इसमें आती हैं उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, वाइट मीट है, चिकन, फिश, देन कलौंजी एक बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है, अदरक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, और इसी तरह लहसुन, हल्दी, इनका पॉजिटिव रोल है। अब दूसरा आपका था कि हमारी जो फिजिकल हैबिट्स हैं जनरल लाइफ की, उसमें जो सीडेंट्री हैबिट्स हैं कि बिल्कुल ना चलना फिरना और एक ऑफिस तक, चेयर तक महदूद हो जाना, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। जैसे जैसे एक्सरसाइज, वॉक का कंसेप्ट हम इंक्रीज करेंगे तो हमारे एचडीएल कोलेस्ट्रोल की भी बढ़ोतरी होगी ब्लड में और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा हमारी जनरल हार्ट की, अब कह लें कि हेल्थ के बारे में, हार्ट की जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्टिलिटी और बेहतर होगी, और जो हमारी आर्टरीज हैं उनमें जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, कोलेस्ट्रोल जम जाता है, वो उसमें कमी आने लगेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आजकल एक और चीज़ जो कि बड़ी कॉमन हो गई है, जहाँ पर पहले जाके 50s के अंदर आपको हार्ट डिजीज या हार्ट इश्यूज देखने को मिलते थे, आजकल 20 to 30 ईयर्स ओल्ड में भी आपको वही इश्यूज नजर आते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? मैडम, एक यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात है कि एक फिक्रा कोट करूँगा, रॉबिन शर्मा की एक बुक है 5 AM क्लब।
एक ज़माना था कि हमारे यंगस्टर्स भी सुबह जल्दी उठते थे, रात को जल्दी सोते थे, और कहा जाता है कि रात को सोना सवेरे, सुबह को उठना शताब, दौल तो सेहत बढ़ाए, अकल को दे आबुताब। यानी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हेल्दी वेल मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। रॉबिन शर्मा अपनी बुक में लिखता है 5 AM क्लब में कि अगर आप नेट पे जाके अर्ली राइजर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड लिखें तो आप देखेंगे कि बहुत से जो लीडर्स हैं दुनिया में हैं या गुजरे हैं वो सारे अर्ली राइजर्स थे। और वो साथ ही लिखता है कि जब हम डिजिटल डिस्ट्रैक्शन में अपने बच्चों को डाल देते हैं कि रात को सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, सारी ये चीजें जो हैं ये रात को लेट स्लीप का बायस बनेंगी, और फिर सुबह जो है वो बच्चा देर से उठेगा तो वो नेगेटिवली एक इंपैक्ट होना शुरू हो जाएगा। हमारी बॉडी के केमिकल्स इस तरह से अल्लाह पाक ने सेट किए कि अगर हम टाइमिंग्स की सेटिंग इस तरह से कर लें तो बहुत सारी चीज़ें हमारी हेल्दी होना शुरू हो जाएंगी। डाइट में भी आप बात कर रहे थे तो उसमें डार्क चॉकलेट का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा कि 95% प्लस डार्क चॉकलेट जो है वो बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट रखती है। अगर कोई चाहे तो नेट पे जाके हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ डार्क चॉकलेट लिखे तो बहुत सारे बेनिफिट्स उसके मिलेंगे। एक और बात कि बहुत सी कम्युनिटीज़, बहुत से साइंटिस्ट्स, बहुत से फोरम्स, बहुत से ग्रुप्स, मीडिया, साइंटिस्ट्स सारे एक बात पे मुत्तफिक हैं कि 7 o'clock से लेट आपका इवनिंग मील नहीं होना चाहिए। और यही वो मैंने बात रॉबिन शर्मा की बुक से की थी, उसने बड़ा सा स्ट्रेस दिया कि 7 बजे आपका आखिरी मील होना चाहिए। और मील की हैबिट्स मैंने पहले बता दी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, आवाज आ रही है आपको? कैसी हैं आप? यस, आवाज आ रही है आपकी। जी जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं जी, क्या पूछेंगे? मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और आपने डॉक्टर साहब को बुलाया है। मुझे दिल के हवाले से बात करनी है। जी जी बिल्कुल, पूछें कि जो भी पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको। अच्छा, दिल आवाज आ रही है आपको? दिल का मसला होता है, दिल जब खाना खाते हैं तो फिर सांस थोड़ा सा बंद होता है। अच्छा, यानी कि आपको खाना खाने के बाद सांस जो है वो ऐसे लगता है कि घुट रहा है आपका। यस। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का आप डॉक्टर साहब। आई थिंक ये एक ऐसा इशू है जो कि बहुत सारे लोगों को पेश आता है। इसके पीछे क्या वजह है? मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब बहुत से लोग इस तरह की सिम्टम्स लेके आते हैं तो मैं उन्हें सबसे पहला सवाल जो पूछता हूं वो ये है कि खाने के साथ पानी कितना पीते हैं। अच्छा। बहुत से लोग खाने के दौरान में या बाद में पानी ज्यादा पीते हैं। अच्छा। हदीस शरीफ भी है, साइंस भी मुत्तफिक है, तिब्बे नबवी भी मुत्तफिक है, और तमाम दुनिया के स्कॉलर्स इसी बात पे मुत्तफिक हैं कि खाने से पहले आप 1 से 2 गिलास पानी पिए। खाने के दौरान में बहुत ज्यादा जरूरत हो तो चंद घूंट, खाने के बाद पानी ना पिए, खाने के दरमियान में ना पिए, सिर्फ चंद घूंट पानी लें। खाने के 2 घंटे बाद फिर 2-3 गिलास पानी पिए। सिर्फ इसी चेंज से बगैर किसी दवाई के ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा। बल्कि बाद स्कॉलर्स तो लिखते हैं कि खाने के दौरान और फौरन बाद पानी पीना जहर से ज्यादा खतरनाक है। इट्स कोटेड। मैं पिछले दिनों एक स्टडी इंटरनेट पे देख रहा था तो उस पर ये फिक्रा बाकायदा मौजूद था एक स्कॉलर का। तो लोगों को अपनी ये डाइटरी हैबिट चेंज करनी कि पानी खाने के दौरान और फौरन बाद ना पिए, खाने के 2 घंटे बाद पिए या फौरन पहले पिए। इंशाल्लाह इससे ये मसला काफी हद तक हल हो जाएगा। और फिजी ड्रिंक्स डॉक्टर साहब लोग बहुत पसंद करते हैं अपने खाने के साथ, कितनी डेंजरस है ओवरऑल हेल्थ के लिए? 100% उन्हें डिस्करेज करना चाहिए। पानी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है और सबसे बड़ा फिजी ड्रिंक है। पानी पीने का तो और पिलाने का तो स्वाब ही बहुत है, फिजी ड्रिंक का तो नहीं है लिखा हुआ कहीं में। तो फिजी ड्रिंक्स अवॉइड करने चाहिए। सही हो गया। और ओवरऑल अगर हेल्थ के हवाले से बात करें, क्या अपनी रूटीन को थोड़ा सा बदल कर, जिस तरह से अगर हम 10 मिनट का वर्कआउट अपनी रूटीन में ऐड करें,
क्या हम इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन। अगर हम एक्सरसाइज, वॉक, वर्कआउट इन्हें अपनी लाइफ में शामिल करें तो हम बहुत सारी इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। और कितनी देर की एक्सरसाइज जरूरी होती है अपने दिल को हेल्दी रखने के लिए? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक ऑन द एवरेज 20 मिनट्स वॉक इज सफिशिएंट। बाकी हर पर्सन का अपना एक स्टेमिना है, उसके मुताबिक प्लस माइनस वो जैसे भी इसमें वो करना चाहेगा। ओके, कितना जरूरी है कि हम अपनी डेली रूटीन में, क्या डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, या अगर आप वीकली, आपके पास रोज वक्त नहीं होता, आप कुछ वक्त जो है हफ्ते में निकाल सकते हो, तो क्या वो? अगेन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक मिनिमम 3 to 4 days ए वीक होना चाहिए, बट इट्स बेटर अगर आप रोजाना अपनी ये बना लें, अदरवाइज 4 days ए वीक तो मस्ट है। और डॉक्टर, कुछ फैक्टर्स तो आपने मेंशन भी किए जिसमें ऑफ कोर्स अगर आप सर्टेन चीजें खाते हैं, सर्टेन तरह की डाइट रखते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसके अलावा क्या फैक्टर्स है जिनकी वजह से हार्ट इश्यूज जो हैं वो आम होते जा रहे हैं? देखें, जो हमारे रिस्क फैक्टर्स जिनको हम कहते हैं उनमें डायबिटीज यानी शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, फैमिली हिस्ट्री, ये मेजर, और सिगरेट स्मोकिंग, ये मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमारी हार्ट डिजीज, स्पेशली कॉरोनरी आर्टरी डिजीज का बाइस बनते हैं। और अगर इन चीजों को, फैमिली हिस्ट्री के अलावा बाकी हर चीज मॉडिफाइएबल है। आप मोटापा भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर भी, शुगर भी, सिगरेट स्मोकिंग भी, और आपको बड़े केयरफुल होना है कि जो मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कम से कम कर दिया जाए, कोशिश की जाए नेग्लिजिबल हद तक उन्हें कम किया जाए, ताकि जो रिस्क फैक्टर्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है ये ऐड नहीं होते, ये मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये साइनर्जिस्टिक इफेक्ट इनका जो है उसको हम कोशिश करें कि हम उससे निपटें और उससे मिनिमाइज करें। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी एडवाइस, स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम अपने ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी हेल्थ एडवाइस लेकर आएँ, टिप्स लेकर आएँ, जिनसे आप अपने आप को बेहतर तरीके से अपनी डेली रूटीन में अपनी हेल्थ को लेकर चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफा फिर यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे इजाजत है, मैं मिलूंगी आपसे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।